बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है भाई। अब्दुलरहमान, वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा भाई, कुछ काम दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 कैलकुलेशन हो गई। ऑनलाइन वालों बेटा आप बताएं, कर लिया काम? इजी था क्योंकि हमने उसको कल क्लास में चूँकि कंप्यूटेशन कर ली थी, तो आपने सीधी सीधी वही वर्किंग करनी थी। आगे बढ़े? आर यू रेडी? ठीक है बेटा, आज हमारी तीसरी क्लास है और अब आपको लग रहा होगा कि टैक्स अब आपको समझ आ रहा है? ऐसा है? टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगाते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी आती है, ये मेन काम है ना। टैक्स रेट की टाइप्स, सैलरीड, नॉन सैलरीड, ओके। सरचार्ज क्या है? सरचार्ज इंडिविजुअल एओपी जब उसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाए तो जितना टैक्स उस पर लगा उसका 10% भी देना पड़ेगा। अब्दुलरहमान कह रहा है सर बस टैक्स कंसल्टेंट बन गए आप। हाँ भाई, बन गए हो टैक्स कंसल्टेंट, अब्बा के लिए, बाकी बाहर वालों के लिए अभी नहीं, ओके। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली में बिल कौन पेश करता है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखें, नेशनल असेंबली में बिल हुकूमत के जो MNAs हैं वो पेश करते हैं, हुकूमत पेश करती है और अपोजिशन भी पेश कर सकती है, दोनों। यानी इन अदर वर्ड्स कोई MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कोई भी प्रपोज कर सकता है। वो अलग बात है कि जब आपको सपोर्ट ही हासिल नहीं होगी तो आप कोई बिल पेश करोगे ही नहीं, क्योंकि बट जाएगा आपको सपोर्ट। तो इसीलिए ज़्यादातर कानून साजी का काम हुकूमत कर रही होती है, हुकूमत की रूलिंग पार्टी वो बिल पेश करती है। अपोजिशन कहती है हमें वैसे भी जीतना है नहीं, हमारा कानून बनाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए नॉर्मली वो पेश नहीं करते, मगर कोई भी मेंबर बिल पेश कर सकता है। अब्दुलरहमान ठीक है बेटा, ज़कात पेड वाली बात अभी आ रही है, सेविंग्स डिडक्शन सब आ रहा है बेटा, आज के लिए ये हमारा काम है। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या कवर किया। हमने अब तक टैक्स की बुनियादी चीज़ों में, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में एक बात पढ़ी कि टैक्स की डेफिनेशन में एक रिक्वायरमेंट है कि टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि कोई लॉ मौजूद ना हो, और यही बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखी है। इसका मतलब टैक्स लगाने के लिए पहले एक लॉ बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स के लिए जो लॉ है वो कहलाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो हमने फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को उठाया और पूछा बता तेरी रज़ा क्या है। इसने कहा कि मैं इनकम टैक्स लगाऊंगा, 4 कंडीशन फुलफ़िल करोगे तो। पहली पर्सन, दूसरी टैक्सेबल इनकम, तीसरी टैक्स ईयर और चौथी टैक्स रेट। ये इसने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी करोगे मैं इनकम टैक्स लगाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो? हमने कहा अच्छा टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे कैसे? तो कहा कि पर्सन की टैक्स ईयर की इनकम लूँगा। टैक्स ईयर की इनकम का मतलब है जुलाई से जून तक के पीरियड की इनकम लूँगा और उस पर रेट लगाऊंगा जो कि टेबल में गिवन है। टेबल की फिर उसने बताई कि 2 किस्म के टेबल होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। किस पे डिपेंड करेगा कि इनकम में, टैक्सेबल इनकम में सैलरी 75% से ज़्यादा है या नहीं है। ये था जो आपने अब तक पढ़ा, सही है? अब मैं आगे ले जाऊं। अब आप थोड़ा सा कंप्लीट करोगे प्रोसेस को, आज आप इस लायक हो जाएंगे। अब्बा तो नालायक ही समझेगा, मगर तुम इंशाल्लाह इस लायक हो जाओगे कि अब पड़ोसियों को भी टैक्स एडवाइजरी की सर्विसेज दे सकोगे। अब अब्बा से बात आगे निकल गई है, फिर इंशाल्लाह हम इस लेवल पे पहुंचेंगे कि दुनिया भर को बता सकेंगे कि मुझे टैक्स आता है भाई। तो पेपर पास करना ऑब्वियसली हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, मगर पेपर पास करते करते काम सीख जाओगे, जिससे पैसे कमाना शुरू कर दोगे, ये वो काम है। ठीक है, आए मेरे बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात आपको मैं वापस ले जाता हूँ एक कैलकुलेशन पे, और वो ये है। इस कैलकुलेशन पे आपने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि इनकम को टैक्स पर्पसेस के लिए
5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और वो क्लासेस कहलाते हैं हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं बोलते, क्योंकि सेक्शन 11 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इनका यही नाम रखता है। आपका नाम क्या है? उमर। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद उमर अली खान। बोलूं? कहोगे सर मोहम्मद उमर अली खान तो मोहम्मद उमर हूँ भाई, अली खान मेरे नाम का हिस्सा नहीं है। भाई अच्छे नाम है अली खान। नहीं सर अच्छे तो हैं बट मेरे नाम का हिस्सा नहीं है। तो सेम अप्लाइज टू सैलरी, सेम अप्लाइज टू कैपिटल गेन, उसके नाम का हिस्सा नहीं है। हमारे स्कूल की क्लास में एक हमारे दोस्त थे जिसका नाम था अय्यर। कौन? वेणुगोपाल अय्यर, याद है? चिन्न स्वामी वेणुगोपाल अय्यर है भाई। अच्छा नहीं, वो उसका नाम अय्यर नहीं था, उसका नाम था सुल्तान सिकंदर जुल्करनैन हैदर। मजाक नहीं कर रहा, दिस इज ट्रू। उसका नाम था सुल्तान सिकंदर जुल्करनैन हैदर। हम उसको बोलते हैं 4 नाम वाला। कोई 4 नाम वाला किधर है? तो हर किसी का नाम होता है, हेड्स ऑफ इनकम का भी नाम है। ओके, हर किसी का नाम होता है। अच्छा, और यूनिक नाम होने से कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। जब आप यूनिक नाम होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, तो लोगों को याद रह जाते हो। जैसे मैं IBA कराची में पढ़ता था तो मेरा नाम टीचर को याद रह जाता था, क्योंकि उसको तुन्यू बोलना नहीं आता था टीचर को, तो लिखते TUNIO है, तो वो अक्सर मेरी ट्यूनिंग करते थे। ट्यूनिंग, ट्यूनियो किधर है? ट्यूनियो। मगर सर तुन्यो नहीं, ट्यूनियो। तो ट्यूनिंग हो रही होती थी मेरी, तो इस चक्कर में उनको याद रह जाता था। ठीक है ना, नाम थोड़ा यूनिक होने का फ़ायदा भी हो जाता है। कभी कभी नाम का फ़ायदा भी हो जाता है। हमारे क्लास में एक दोस्त को अक्सर फ़ायदा हो जाता था, क्योंकि टीचर, और ये भी मैं IBA कराची की बात कर रहा हूँ, टीचर अक्सर लड़कों को वो मर भी जाए ना, और वो मर भी जाएं, ठीक है, पूरी मेहनत करके वो आखिरी सांस तक मेहनत करें ताकि उनको नंबर अच्छे आएँ, तो 20 में से 16 नंबर देता था टीचर। और लड़कियों को कभी भी 19 से कम नंबर नहीं मिले। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, मेरे अपनी क्लास की बात है। तो हमारे एक दोस्त हैं, उसके एक दफ़ा 18 नंबर आ गए, ना 19 नंबर आ गए। तो हम हैरान रह गए कि सर को क्या हो गया, सर की तबीयत तो ठीक है ना? तो बाद में पता चला कि सर मिस रीड कर गए थे, वो तलत नाम को लड़की पढ़ गए थे, उसका नाम तलत था। कभी कभी नाम से फ़ायदा भी हो जाता है भाई, बात समझ आई आपको? ठीक है भाई, तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, नाम के फ़ायदे भी होते हैं। तो भाई हर किसी का नाम है, हेड के भी नाम है, तो अब आप नाम गलत नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? सैलरी, ओके, और कैपिटल गेन्स, ये स्टैंडर्ड है, सेक्शन 11 में यही लिखा है। हम उसमें इनकम फ्रॉम ऐड करेंगे तो वो तलत अली खान और वही नाम हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हर हेड में आपको याद है फार्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मगर रेवेन्यू को हम बोलते क्या है? अमाउंट चार्जेबल। एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? डिडक्शंस अलाउड। तो क्या मिलेगा? इनकम अंडर द हेड। अब आपको कुछ मैं चाहता हूँ लिख लो, ऑनलाइन वालों निकालो भाई आप अपने रजिस्टर्स, और ये मेरे साथ जो है ना थोड़ा सा ये लिखो, ताकि आपको आज इंशाअल्लाह एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाते हैं। 3 दिन में अगर आप 3 क्लासेस में अगर इनकम टैक्स के एक्सपर्ट बन गए हो तो इंशाअल्लाह फिर ये पेपर भी पास है। और आप आए, सबसे पहले ये देखें बेटा, हमारे कोर्स में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन, सवाल जब बनता है तो कहता है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। पर्सन्स की लिस्ट में वैसे देखा जाए तो आप आगे चल के पढ़ेंगे कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन हैं, जिनमें एक को इंडिविजुअल, एक को AOP और एक को कंपनी कहते हैं। ये सबसे कॉमन पर्सन हैं, इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। इंडिविजुअल तो नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, एम्प्लॉई कोई भी हो सकता है। AOP पार्टनरशिप को कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और एक है तीसरा, और वो क्या है? कंपनी। इन तीनों में न्यूमेरिकल
कंप्यूटेशन दो की बनती है और वो है इंडिविजुअल और एओ। कंपनी की कंप्यूटेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो फाइनल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम सेल्स अपना टैक्स लायबिलिटी सीख रहे हैं तो एक बात आपको होनी चाहिए याद, और वो सर जी पहले दिन ही मैं फॉर्मेट पे काम करना शुरू कर देता हूँ ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो इस चीज़ की, और आप जल्द से जल्द आईकेप लेवल के चैम्पियन और खिलाड़ी बन जाओ ताकि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी कर सको। ओके, इसीलिए डे 1 पे ही मैं आपको फॉर्मेट सिखा देता हूँ मेरे बच्चों। सबसे पहले आए तो सबसे पहले हमसे रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है सवाल में। सवाल हमें कहता है कि आप क्या करोगे, कंप्यूटेशन किसकी, ऑफ टैक्सेबल इनकम, और किस चीज़ की, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ये हमसे सवाल में रिक्वायरमेंट होती है और ये हमसे कहा जाता है किसी टैक्स ईयर के लिए, क्योंकि टैक्स के कैलकुलेशन में टैक्स ईयर ज़रूरी है कि नहीं है। चार्जिंग सेक्शन ने कहा था टैक्स ईयर, तो टैक्स ईयर भी ज़रूरी है। तो टैक्स ईयर 2026, अब ये टैक्स ईयर 2026 क्या है, जून 2026 में जो एंड होगा वो टैक्स ईयर 26 कहलाएगा। ओके, क्लियर है मेरे बच्चों। एक मैं बता दो बेटा, एक सवाल है कि सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स लायबिलिटी से सैलरी कैलकुलेट कर दो। नहीं, रिवर्स नहीं होता बेटा, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है कि टैक्स दे और बोले सैलरी बता, ऐसा नहीं आता, मुमकिन नहीं है ऐसा। नखील, ठीक है बेटा। नाउ आपने पूछा कुछ बेटा? तीस जून जो भी होगा वो टैक्स ईयर एंडिंग होगी। आज हम खड़े हैं किस महीने में, सितंबर में, तो हमारा जो पीछे देखेंगे कौन सा 30 जून गुजरा अभी, 2025 वाला 30 जून था, तो टैक्स ईयर को कहेंगे 2025। यूं, ये आपके लिए आसानी है, ये लिखो, तो मैं ये लिख देता हूं, मगर याद रखना टैक्स ईयर कंप्लीट होगा तो टैक्स की बात होगी ना, रनिंग टैक्स ईयर में थोड़ी मांगेंगे। तो टैक्स ईयर 2026 रनिंग है, चल रहा है, जून 26 में एंड होगा। जून 26 में एंड होगा तो हम कहेंगे अच्छा टैक्स ऐसे रख, फिर टैक्स मांगेंगे, मगर 26 का टैक्स अभी नहीं मांगेंगे। ये अभी किसका टैक्स मांगेंगे, 25 का, 1 जुलाई 24 और 30 जून ये टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। अभी इसकी डिटेल आने वाली है अगली चंद क्लासेस में। सही है बच्चों, क्या आपको दो चीज़ें पता चल गई कि रिक्वायरमेंट क्या होती है सवाल की, कैलकुलेट, डेटा गिवन होगा, इनकम्स, एक्सपेंसेस, डिटेल्स, जैसे मैं आपको सवाल में दे रहा था, और क्या मांगेगा, क्या कैलकुलेट करो। आप लायबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हो कि नहीं, सेकंड क्लास में तुम्हें लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखा दी मैंने, आ गई, तो एक पार्ट तो आ गया। अब क्या सीखें, टैक्सेबल इनकम। अब हम उसकी डिटेल में जा रहे हैं, मगर किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो भाई, किसी टैक्स पेयर की, तो कोई नाम भी तो होगा ना उसका, कोई नाम लिखेंगे मिस्टर टैक्स। अब इन तीन चीज़ों को मेरे बच्चों कहते हैं हेड नोट्स। क्या कहते हैं इसको, ये सवाल के लिए हेड नोट्स हैं, ये हमेशा लिखना। सवाल के अंदर से तीन चीज़ें निकाल के आईकेप के सवाल में ये गिवन होंगे, नरेशन में गिवन होंगे, वहाँ से पहले उठाओगे, सवाल को यूँ लिखेंगे, पेज पे सबसे पहले हेड नोट्स आएंगे तीन, नेम, रिक्वायरमेंट और टैक्स ईयर। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे बच्चों आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर लायबिलिटी होगी। स्टेज में पहले टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, करेक्ट। अब टैक्सेबल इनकम के स्टेप सीख रहे हैं। मैं अभी अभी आपको रिवाइज करा चुका हूं कि टैक्सेबल इनकम के कितने हेड्स हैं, शाबाश 5। आए सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट हेड, शाबाश, सैलरी, ये हम लिखेंगे सैलरी, और उसको हमने कहा ये सैलरी। अब वेरियस ये तो पढ़ना है ना, हमने पूरा कोर्स तो सीखा है ऐसा। सैलरी में क्या कहेगा, एक इनकम, दो इनकम, बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पेंशन, मुख्तलिफ बेनिफिट्स होंगे, वो एक एक करके लिस्ट करेंगे, आगे उसकी कंप्यूटेशन होती जाएगी। ठीक है, यहाँ आएंगे पर्टिकुलर्स, ये आपने लिखना नहीं है अभी क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। मसलन एक पर्टिकुलर क्या आएगा, आपके पास आई है बेसिक सैलरी। भाई बेसिक सैलरी सर कितनी है मेरी, सर 50,000 है आपकी बेसिक सैलरी। कितने महीने आपने सैलरी ली है सर, 12। तो आपकी बेसिक सैलरी हम लेंगे कितनी, 6 लाख।
फिर कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, जो भी उसको मिलेगा ना पैकेज, एक एक करके लिखते 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 हम पहुंच जाएंगे उसके कंप्लीट पैकेज तक। और फिर सैलरी में चूंकि डिडक्शन अलाउड नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सबको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम अंडर द हेड। शाबाश बेटा, याद है आप लोगों को, और मुझे बड़ी खुशी हुई। भाई सर आपने फार्मूला बताया था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस किधर है, सैलरी में एक्सपेंस अलाउ नहीं है, रेवेन्यू को ही क्या माना, प्रॉफिट, अमाउंट चार्जेबल को ही क्या बनाया, इनकम। ये तो नुकसान कर दिया इसने मेरा, नहीं नहीं नुकसान किया, मगर बराबरी भी की। बराबरी कैसे की, कंपनसेट कैसे किया, रेट कम कर दिए हैं, तभी सैलरी के रेट कम हैं, सैलरीड के रेट कम हैं, याद है, बहुत कम कर दिए। जहां नॉन सैलरीड पे 15% लग रहा था, इस पे 1% था। जहां नॉन सैलरीड का मैक्सिमम रेट 45% इधर 35% था। ये फायदा है। क्लियर बेटा। सेकंड हेड क्या होगा, सेकंड हेड, हेड सेकंड, नंबर 2, ये तो था फर्स्ट हेड। बताओ सेकंड क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये नंबरिंग हम नहीं लगाते, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, इसमें अब क्या आएगा, सर नहीं, अब इसमें थोड़ा हमें चाहे सोचना पड़ेगा। इसमें पहले हम लेंगे अमाउंट चार्जेबल यानी इनकम्स, और फिर क्या करेंगे उससे लेस, क्या लेस करेंगे, डिडक्शंस अलाउड। तो क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा इनकम अंडर द हेड। इसका मतलब हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन से अमाउंट चार्जेबल हैं, वो यहाँ आ जाएंगे, इसकी कौन सी डिडक्शंस अलाउड है वो यहाँ आ जाएंगी, ये इनकम अंडर द हेड होगा। और यही फार्मूला फिर बेटा रिपीट होगा रिमेनिंग सारे हेड्स पे, 3 पे भी, 4 पे भी और 5 पे भी सेम फार्मूला जाएगा, पांचों हेड्स पे। तो नंबर 2 हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नंबर 3 कौन सा हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, 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 हाँ भाई बिजनेस। और मैं एक हमेशा बच्चों को बात याद कराता हूं कि भाई ख्वाहिशें पूरी करोगे या ज़रूरतें, ख्वाहिशें, तो सैलरी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होंगी, ख्वाहिशें बिजनेस से। ठीक है बेटा, तो नौकरी ज़रूर करना, नौकर ज़रूर बनना, मगर तजुर्बा लेके जो अगर अपने बिजनेस पे नहीं गया तो घर में तो गुलामी नसीब है तुम्हारा, बाहर भी जलीली हो गया। ठीक है, याद रखना बेटा बिजनेस, ये इस तरह याद रखोगे, अब मेरी बिजनेस भूलोगे नहीं। चौथे नंबर पे क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल के सेम फार्मूला। और 5वें पे क्या है, आईफोस। आईफोस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हमारा काम ही इन 5 हेड्स को पढ़ना है भाई, आधे से ज्यादा कोर्स ही होगा। अब हर हेड की आपको क्या मिल चुकी है, क्या मिल चुका है हर हेड का बेटा, इनकम अंडर द हेड। सपोज करो ये हर हेड का इनकम अंडर द हेड ये आ गया, आएगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो फिगर होगी ना। क्या ये फिगर नेगेटिव हो सकती है, सोच लो सर, हो सकती है। कहां कहां पे नेगेटिव हो सकती है, कहां कहां नेगेटिव हो सकती है, सैलरी के अलावा बाकी जगह पे नेगेटिव हो सकती है ये फिगर। कौन सी, इनकम अंडर द हेड। क्यों, अगर डिडक्शंस अलाउड बढ़ जाएं, एक्सपेंस ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब इनकम अंडर द हेड नेगेटिव भी हो सकता है, उस केस में उसको क्या कहेंगे, लॉसेस। हमारा एक टॉपिक है लॉसेस, उसको भी पढ़ेंगे कि लॉस का क्या करते हैं, सेट ऑफ करें कि ना करें, कैरी फॉरवर्ड करें कि ना करें, एक टॉपिक आएगा लॉसेस। तो बच्चों आपने अब तक जो बात सीखी, नेगेटिव इनकम की सूरत में गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी, लॉस है ना, वो डिटेल पढ़ेंगे। क्या अब तक जो बताया याद आया, समझ आया? मैंने जो आपके सामने फॉर्मेट बनाया है, पहले क्या किया मैंने, हेड नोट्स, क्या लिखा उसमें, नेम, पर्पस कि क्या क्या कर रहे हो, कंप्यूटेशन किस चीज़ की, टैक्स का, और तीसरा टैक्स ईयर लिखा। उसके बाद फर्स्ट हेड, अमाउंट चार्जेबल ही क्या बन गया उसका, इनकम अंडर द हेड। बोल 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 भाई,
मेरी बात सुन, शर्मीला नहीं बन, सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी बड़ा शर्मीला हुआ करता था। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है ऐसे? एकेडमी में गए, सिविल सर्विसेज एकेडमी, दोस्त आए, चल डांस करते हैं। क्या हुआ था? डांस करते हैं, उठ। हमने कहा अच्छा चल भाई आ जा। तब से लेके शर्म को क्या साइड पे, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे करम। तो बोलो क्या यार, बताओ अमाउंट चार्जेबल ही क्या बना? इनकम अंडर। अब बात हुई ना इनकम अंडर द हेड, किसमें, किस हेड में? बाकी हेड्स में क्या बना? इनकम अंडर द हेड, अमाउंट चार्जेबल। तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी, क्लासिफिकेशन सीखनी पड़ेगी। यही तो एडवाइजरी है। अब्बा से अब जाके आज क्या पूछोगे? अब्बा क्या सैलरी के अलावा भी कुछ कमाते हो? ताकि मैं आपके हेड्स ऑफ इनकम तो सही लिखूं ना, है? और अगर किसी का अब्बा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट हो, रिश्वत लेता हो सकता है ना? अब खुद गवर्नमेंट मुंह मैं क्या, तुम मगर अल्लाह का शुक्र है हाथ साफ है? ठीक है। तो अब्बा क्या बोलेगा? बता तेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरी ये इनकम कहाँ लिखोगे? आप बोलोगे अब्बा आपके लिए तो हेड ही नहीं है कोई, इस इनकम के लिए नया हेड बना लेता हूँ मैं, इनकम फ्रॉम सीक्रेट सोर्सेस। ठीक है। तो बेटा इनकम की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, वो हम सीखेंगे, वो अभी आ रहा है, हमारा हिस्सा होगा, कोर्स इस पे जाएगा। आपकी इंशाल्लाह ये जो फाउंडेशन बन रही है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, यकीन कर लो मज़े से सब्जेक्ट पढ़ोगे और स्मूथली तुम्हारी इंशाल्लाह लर्निंग भी होगी, पेपर पे पास होगा। तो आप सिर्फ इस पे फोकस रखें इन चीज़ों को। बेटा सारे हेड्स में मिल चुका है हमें इनकम अंडर द हेड, तो क्या करेंगे अब? ऑनलाइन वालों क्या करेंगे भाई? अली, नखील, नखील, नखील क्या नाम है बेटा? नखील सही बोल रहा हूँ मैं? नखील खान, अगर सही बोल रहा हूं तो ओके, ठीक है बेटा नखील। तो अब मेरी बात सबको करेंगे सम, करो भाई सम ऑफ ऑल हेड्स। सम ऑफ ऑल हेड्स एक स्टेप है, सम ऑफ ऑल हेड्स, ये अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हो गया 6 नंबर इसलिए लगा रहा हूं ताकि अगला स्टेप आ गया। सम ऑफ ऑल हेड्स में क्या करूंगा मेरे बच्चों बताओ? ऊपर बताए हुए सारे किन किन अमाउंट्स को लूंगा? कौन से? इनकम अंडर द हेड, ये नहीं लूंगा क्या? ये लूंगा। नीचे मैंने फिगर लिखी नहीं है तो सिर्फ इनकम अंडर द हेड, सिर्फ इनकम, रेवेन्यू नहीं, इनकम अंडर द हेड को क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास चूंकि 5 हेड में सेम फिगर थी तो ये आपके इनकम अंडर द हेड आ गई भाई। व्हाट इफ के कोई फिगर नेगेटिव हो, वहां पे इनकम अंडर द नेगेटिव है, वो लॉस होगा, वो पढ़ेंगे, सेट ऑफ करें या ना करें, पढ़ेंगे। कुछ लॉस सेट ऑफ होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो ये रूल्स पढ़ेंगे इसके लिए डिटेल्ड। अब अगला स्टेप, सम ऑफ ऑल हेड्स में नया कॉन्सेप्ट अब सीखें आप। हाँ बेटा, क्या जरूरत है लिखने की? लिखना चाहते हो? लिखना चाहते हो बेटा? लिख लो बेटा, मना नहीं करूंगा। अच्छा किया तुम लिखोगे, तो मैं साथ साथ चाय भी पीऊंगा, क्योंकि मेरी चाय अक्सर शरबत बन जाती है। चलो बच्चों, मगर इनकम के तो 2 किस्में मैंने बताई थी शुरू से, टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। ये क्या है? टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। इनकम की 2 मेजर टाइप्स, टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। ये देखें बेटा, अब हमें अगर इनकम है तो उस पर टैक्स है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। इनकम है, पहले इससे पूछो, कानून से पूछो। नहीं, कानून ये नहीं बताता कि टैक्सेबल है कि नहीं है, कानून बताता है एग्जेम्प्ट है या नहीं। तो रूल ये बना, अगर इनकम है तो टैक्स होगी, अनलेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने उसे एग्जेम्प्ट। तो एक टॉपिक पढ़ोगे एग्जेम्पशंस, एक लिस्ट आएगी, इन इनकम्स पे टैक्स नहीं है, हमें वो याद करनी पड़ेगी। एग्जेम्पशंस लिस्ट टैक्सेबल इनकम्स की होनी चाहिए या एग्जेम्प्ट की? एग्जेम्प्ट की, क्योंकि इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी और उस पर टैक्स लगेगा, सिवाय उस वक्त जब लॉ ने उसे नॉन टैक्सेबल यानी एग्जेम्प्ट बोला हो। तो आपके एक टॉपिक का नाम है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस, अब मिसाल लो, एक बंदे को
एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि उसकी ज़मीन है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है सेक्शन 41 में कि ये एग्जेम्प्ट है इस कानून के लिए। प्रोविंस उसको टैक्स करे अलग बात है, फेडरेशन उसको टैक्स नहीं कर सकती, एग्जेम्प्ट। दूसरी मिसाल सुनो, अगर किसी को स्कॉलरशिप मिले, इनकम टैक्स लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है। मेडिकल अलाउंस मिले, इनकम टैक्स लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है। ऐसी इनकम्स होंगी, हमें पढ़नी पड़ेंगी, ताकि एग्जेम्प्ट इनकम पे हम टैक्स ना दें। वो अभी टैक्सेबल बन गया है, मगर पढ़ूंगे। लास्ट अटेम्प्ट में पेंशन भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी है, 0% रेट है, मगर टैक्स हो चुका है। इस अटेम्प्ट में चेंजेस में से एक ये भी है कि पेंशन पे टैक्स लग चुका है। अब सुनिएगा मेरे बच्चों, आपको कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट अब्दुल रहमान सेल्स टैक्स का है। इनकम टैक्स में कोई कॉटेज इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है डायरेक्टली। बताएं इनकम की कितनी टाइप है? दो। कौन सी? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसे हेड में शामिल नहीं करेंगे। हैं? हेड में शामिल, क्योंकि हेड में तो अमाउंट चार्जेबल आता है, टैक्सेबल आता है, एग्जाम थोड़ी आता है। तो मजे की एक कहानी सुने भाई, एक रियल केस बताता हूँ तुम लोगों को। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबी है, हर चीज़ को रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो बच्चों को लॉ समझ आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि मेरा काम 20 साल से क्या है, FBR टैक्स कमिश्नर। एक दफ़ा एक इंफॉर्मेशन मिली FBR को कि ये अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी व्हीकल्स खरीदी हैं, चेक करो इनकम टैक्स भी देते हैं या नहीं। उनमें से एक टैक्स पेयर ऐसा था जो मेरे ऑफिस से उसका ताल्लुक था, यानी मेरी जुरिस्डिक्शन थी, तो मुझे भी डेटा मिला। मैंने कहा अच्छा भाई, बुलाया स्टाफ को, इस बंदे को नोटिस दे दो, क्योंकि ये इतना अमीर है, करोड़ों रुपयों की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है, हमारे पास रजिस्टर्ड तक नहीं है। टैक्स तो दूर की बात, रिटर्न फाइल करना तो दूर की बात, तो हम इससे पूछे तो सही कि भाई ये गाड़ी कहां से आई। दो लोग आपसे हक रखते हैं सवाल करने का, एक FBR और एक बीवी। हाँ, FBR का भी हक है सवाल पूछना, क्योंकि गाड़ी अगर ली तो इनकम तुम टैक्स तो दो ना, टैक्स नहीं दोगे तो वो भी सवाल पूछेगा कहां से आई। आई बस, हमने भी सवाल पूछा, हमने कहा कि वो उसी गाड़ी में आएगा, वही 6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसमें आएगा। उसमें नहीं आया, बाइक पे आया। बाइक पे आया और आके मुझे पता चला वो जी बड़े जो अमीर कबीर किस्म का टैक्स पेयर है, वो सर मिलने आया। आया अंदर, मैंने कहा ये कौन है भाई? वो बंदा आया, बैठ, क्या बोलता है, साहब आपने हमें बुलाया है। मैं कहा भाई मैंने आपको तो नहीं बुलाया। ये साहब पता नहीं, ये मुझे अंग्रेज़ी में कोई देख के गया, मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने किसी से पढ़वाया, उसने कहा तुम्हें कोई तारिक तुनियो कमिश्नर है उसने बुलाया है, वो पता नहीं तेरे पास कोई पैसे वैसे हैं। तो साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 30,000 रुपये कमाता हूँ, मैं तो गार्ड हूँ। हैं, तुम गार्ड हो? तेरे नाम की 6 करोड़ की गाड़ी है। साहब वो किधर है, मुझे दे दे। ओ भाई ये गाड़ी, ये देखो पेपर, ये तेरा नाम है, ये NIC तुम्हारा है, तुम्हारा ही है ना? साहब मुझे तो नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप चेक करो। NIC निकाल के ये लें, NIC, अरे ये तो तेरा है, तो गाड़ी तो तेरे नाम पे। साहब मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा यार थोड़ा सोच, दिमाग पे जोर दे, तुमने कहीं NIC जमा किया हो? हाँ साहब वो जहाँ मैं काम करता हूँ कंपनी के मालिक उसको जमा करा। मैंने कहा काम कर, कल जाके उसको बता मुझे FBR वालों ने बुलाया है, उसको बुला ले, उसको बताना मुझे शक है कि ये गाड़ी तेरे बॉस ने ली है, नाम तेरे पे रजिस्टर किए, क्योंकि बॉस अपने नाम पे टैक्स देता भी नहीं है, इसीलिए एसेट भी अपने नाम पे नहीं रखता, अपने मुलाजिम के नाम पे एसेट रखता है। गया अगले दिन वो साहब क्या बॉस आ गए इधर, उसके साथ ये है, सर वो गाड़ी तो मेरी है। आपकी गाड़ी है तो आप अपने गार्ड के नाम पे गाड़ी रजिस्टर की है। नहीं सर, वो बहानेबाजी शुरू हो गई। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं है, आ तो गए ना, चलो मान तो रहे हो ना गाड़ी, आपने इनकम टैक्स? हाँ सर मैं तो इनकम टैक्स पे करता हूँ, देखिए मेरा रिकॉर्ड।
हाँ जी इनकम टैक्स पे करते हो। पता चला वो साल के लिए इनकम दिखाता है 3.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनकम दिखाता है। दिल कर रहा था उसके लिए चंदा लेके उसकी हेल्प करें। इतने में क्या जिंदगी गुजारता होगा यार बंदा, 3-4 लाख पे पता क्या होगा, 20-22 हज़ार रुपये मुश्किल से हो गए, उसकी हेल्प करें ना। मैंने कहा भाई ये नहीं 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 सर, जो मैं आपको बताता हूँ सुनिएगा आप बात उसकी। सर ये तो वो इनकम है ना जो टैक्सेबल है। सर मेरी एग्जाम्प्ट इनकम भी है, सर मैंने वहां से गाड़ी खरीदी है। तो एग्जाम्प्ट इनकम, भाई एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी है? मैंने कहा ये तो बता। ये सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं कि तेरे पास पैसे हैं तो अमीर है, तो पैसे तो दिखा ताकि मैं टैक्स तो लगाऊं। सर नहीं लगा सकते टैक्स क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा भाई कौन सी इनकम, कौन सी एग्जाम्पशन? सर मेरे वकील ने मुझे कहा था कि एग्जाम्प्ट है, मैं कल वकील को लाता हूँ। चलो भाई वकील भी लाओ अपना टैक्स एडवाइजर, अगले दिन टैक्स है। सर देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्लॉज फलां के तहत ना इसकी इनकम है, एक कमाता सर 20-22 करोड़ रुपए साल के, वो एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा कौन सा क्लॉज, तो खोल। क्लॉज खोला, मैंने कहा भाई इस क्लॉज में तो 3 कंडीशंस भी है, कंडीशन पूरी होती है एग्जाम्पशन की कि नहीं? पता चला एग्जाम्पशन कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा था, वो इनकम तो टैक्सेबल थी। मैंने कहा बेटा इथे रखा तो, मैंने कहा तू साइड पे हो जा भाई, भंगड़ा बंदा पकड़ा। भाई अब क्या करें? मैंने कहा सबसे पहली गलती आपकी ये है। भाई आ गया, जज्बाती हो गया, कमिश्नर बन गया वहीं पे। मैंने कहा सबसे पहली गलती आपने डिक्लेयर क्यों नहीं की? कहता सर आपके रिटर्न में कहीं कॉलम ही नहीं था, मैं कहाँ डिक्लेयर करता। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अपना टैक्स का फॉर्म निकाला और कहीं पे भी एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम ही नहीं था। अरे वो सही कह रहा था, हमारे कानून में, हमारे फॉर्म में उस वक्त एग्जेम्प्ट इनकम बताने का कॉलम ही नहीं था। मैंने कहा नहीं आपकी इनकम टैक्सेबल थी, आपको टैक्स। कहता नहीं सर मेरे हिसाब से तो एग्जेम्प्ट थी ना, एग्जेम्प्ट का कॉलम 2 तो मैं दिखाता ना, बात तो दुरुस्त थी। मैंने कहा यार बात दुरुस्त है, चलो तुमसे टैक्स तो लेंगे, रुको जरा। डायल किया, हाँ भाई हेड ऑफिस FBR, ये नया केस आया है, अपने कॉलम में यार तुम एग्जेम्प्ट तो लिखो ना, इनका क्या कसूर? हम बाद में चेक करते हैं ना सही गलत उसकी एग्जेम्पशन है नहीं है, उसने तो सही किया ना, नहीं बताया मुझे। तो फिर एक स्टेप बढ़ा, और वो कौन सा स्टेप था बच्चों? वो स्टेप ये था, सम ऑफ ऑल हेड्स में करते हैं हम, बोलो अब, एड एग्जाम्प्ट इनकम। शाबाश, एड एग्जाम्प्ट इनकम। यहां आके वो ऐड की जाती हैं ताकि FBR को पता चले कि इसके पास एग्जाम्प्ट इनकम भी है। स्टेप समझ आ गया बच्चों? अब हर हेड की एग्जाम्प्ट इनकम अलग अलग हो सकती है, टोटल नहीं होती। हर हेड की इनकम एग्जाम्प्ट होगी, मगर आपके कोर्स में जो एग्जाम्प्ट है आप पढ़ोगे, और वो आप अलग करके। अब सवाल में कैसे टैकल करूंगा भाई? मैं तो न्यूमेरिकल के लिए, रियल लाइफ को आप साइड पे करो, अब सवाल पे आओ ना। मैं पहला सवाल करते वक्त इनकम देखा, सैलरी में एक एग्जाम्प्ट इनकम आ गई, इधर एग्जाम्प्ट आ गई, वहीं रुकोगे, रफ पेज पे लिस्ट बनाओगे, ताकि बार बार फिगर तो नहीं ढूंढू ना यार एग्जाम्प्ट कितनी थी। वहां लिखोगे पेंशन, अब तो पेंशन टैक्सेबल एग्जाम नहीं है, लिखोगे अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो लिस्ट बनाते जाओगे, सवाल में रुक के लिस्ट बनाओगे, ताकि आखिर में यहां आके उस टोटल को एड अप करके शो कर दो। जिससे ही एग्जाम्प्ट इनकम ऐड की भाई, क्या बन जाएगा? नो टोटल इनकम। भाई ये क्या होता है ऐसा टोटल इनकम? अभी देखते हैं टोटल इनकम। ये लो भाई ऐड कर लो टोटल इनकम। अब मुझे बताओ क्या एग्जाम्प्ट इनकम पे टैक्स करें या ना करें? ना करें सर, वरना एग्जाम्प्ट किस चीज की रही? इसीलिए फौरी से इसको कर दो लेस, फौरी से कर दो लेस, लेस एग्जाम्प्ट इनकम। तो सर ऐड क्यों किया था भाई? शो करने के लिए, शाबाश, शो करने के लिए। अब जब लेस कर लिया तो मैं इसको नेट टोटल इनकम बोल रहा हूं। नेट टोटल इनकम का मतलब नेट ऑफ विदहोल्डिंग, नेट ऑफ एग्जेम्पशन, नेट ऑफ एग्जेम्पशन। तो आपके पास वही फिगर आ जाएगी जो ये थी, सम ऑफ ऑल हेड्स। सम ऑफ ऑल हेड्स और नेट टोटल इनकम बराबर होती है। बीच के स्टेप सिर्फ डिस्क्लोजर है। क्या यहां तक स्टेप समझ आ गए ऑनलाइन वालों? बताओ भाई, पहले क्या आया? हेड नोट्स,
किधर है सर हेड नोट्स? सर ये हेड नोट्स हैं, ये हेड नोट्स हैं। 3 चीज़ें इसमें आती हैं, नाम आता है, पर्पस आता है, ईयर आता है। फिर सर क्या आता है? नहीं, फिर क्या आता है? हेड्स ऑफ इनकम। कितने? 5। उनमें तरीका क्या है भाई बताओ? हर हेड में अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शन सला। अमाउंट चार्जेबल मीन्स रेवेन्यू, डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस, माइनस करेंगे, इनकम अंडर द हेड आएगा सिवाय सैलरी के। और फिर उन सब इनकम अंडर द हेड को ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा? सम ऑफ ऑल हेड्स। उसमें क्या ऐड करेंगे? एग्जेम्प्ट इनकम, तो क्या मिलेगा? टोटल इनकम। फिर लेस करेंगे क्या? एग्जेम्प्ट इनकम, तो क्या मिलेगा? टोटल नेट टोटल इनकम। मिल गया? अब सुनो मेरे बच्चों, नेट टोटल इनकम से लेस करते हैं एक और चीज, और ये 3 अमाउंट्स हैं जो यहाँ के लेस होते हैं, मगर हमारे न्यूमेरिकल में वो 3 में से एक ही आता है, 2 नहीं आते, क्योंकि वो तो कंपनियों के लिए है। मगर अगर एग्जामिनर चाहे तो उसको भी आएगा, तो हम पढ़ेंगे तीनों। मगर वो 3 अमाउंट्स कौन से हैं जो यहाँ लेस होते हैं इस नेट टोटल इनकम से? उसको कहते हैं बच्चों डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्शन अलाउड नहीं, डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या कहते हैं बच्चों? डिडक्टेबल अलाउंसेस। वो यहाँ से माइनस किए जाते हैं। अब ये क्या है जो यहाँ से डिडक्टेबल अलाउंस के नाम से माइनस किए जाते हैं? उसकी लिस्ट कंप्लीट पढ़ेंगे, मगर वन ऑफ देम इज ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस 1980। भाई ये क्या है ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस, और इसको क्यों यहाँ पे माइनस किया जा रहा है? इसकी लॉजिक सीखो। 2 और अमाउंट्स हैं, अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। इसके ज़कात के अलावा 2 अमाउंट्स और क्या हैं? कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड, कंट्रीब्यूशन टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अब इसमें कंट्रीब्यूशन चूंकि करनी होती है, ये फंड्स हैं गवर्नमेंट के, और इनमें कंट्रीब्यूशन जो करेगा वो कंट्रीब्यूशन यहाँ से माइनस होती है। अब कौन कंट्रीब्यूशन करेगा, कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा, क्यों करेगा, वो बात की बात है। तो 3 अमाउंट्स माइनस करने की इजाजत है नेट टोटल इनकम से, और वो कौन से हैं? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। WWF और WPPF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, हल्क होगन, ये वो नहीं है, ये वर्कर वेलफेयर फंड है बेटा, गवर्नमेंट का फंड है। क्या यहां तक क्लियर है? मगर ज़कात के लिए मैंने कुछ डिटेल दी है। ज़कात कौन सा? ज़कात इन उशुर ऑर्डिनेंस। ये क्या है ज़कात इन उशुर ऑर्डिनेंस? इसके मुताबिक, ज़कात इन उशुर ऑर्डिनेंस के मुताबिक बैंक लोगों से ज़कात अकाउंट से निकाल के गवर्नमेंट के ज़कात एंड उशुर वाले डिपार्टमेंट को दे देती है कि आप गरीबों तक बांटो। ज़कात एंड उशुर ऑर्डिनेंस कहता है स्टेट ज़कात कलेक्ट करेगी। पाकिस्तान में ज़कात कमेटीज़ हैं, नेशनल ज़कात कमेटी, प्रोविंशियल ज़कात कमेटी। नखील और एलहम जवाब देता हूँ बेटा। अब्दुर्रहमान रुकना ज़रा। ये सारे के सारे ज़कात कमेटियाँ ये गरीबों तक ज़कात पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं, और इस ज़कात कमेटी में काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा गरीब खुद होते हैं। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? भाई अगर मिनिस्टर्स बड़े बड़े लोगों को हज उम्रा करना हो, समझ गए कि नहीं समझे? पैसे तो चाहिए ना, तो ज़कात दो। ओ भाई ज़कात इसलिए नहीं होता, ज़कात गरीबों के लिए होता है, उसके मसारिफ। तो बहरहाल लॉ ये कहना चाह रहा है कि चूंकि ज़कात आपने हुकूमत को दिया, वर्कर वेलफेयर फंड एक फंड है वर्कर्स की कॉलोनीज को बनाना, उनके लिए बच्चों के लिए स्कूल बनाना, लेबर कॉलोनीज पे खर्चा करना, लेबर की अस्पताल। समझ गए या नहीं समझे? लेबर, ओके। तो भाई ये हुकूमत कलेक्ट कर रही है, तो हुकूमत ने कहा कि चूंकि तुमने मेरी जेब में वैसे ही पैसे डाल दिए, तो चलो तुम्हारा इनकम टैक्स थोड़ा कम कर देते हैं। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। नखील, अब्दुर्रहमान नखील और बाकी बच्चे थोड़ी तवज्जो सुन लें। एक बंदे ने ज़कात दिया, उसकी नेट टोटल इनकम है 10 मिलियन, ज़कात उसने दी है 1 मिलियन,
ज़कात एक कंफर्म्ड गरीब को दी उसने, और एविडेंस के लिए उसने कहा मैंने उसके बैंक अकाउंट में वो ज़कात शामिल कर दी, झूठ भी नहीं बोल रहा मैं। हमने कहा नहीं तुम झूठ क्यों बोलोगे? नहीं नहीं सर, शायद आप शक करते कि मैंने ज़कात नहीं दी, क्योंकि शायद आप लोगों को लगे कि मैंने ज़कात उसको नहीं दी है। मैंने ज़कात दी है सर, ये देखें, बल्कि मैं वीडियो भी बनाई थी उसके लिए। हाँ भाई मैं आपको ज़कात, जी जी सर आप मुझे ज़कात दे रहे हैं, वीडियो भी मौजूद है, बैंकिंग चैनल भी मौजूद है, साबित हो चुका है कि ज़कात उसने पे की है। क्या यहाँ पे माइनस करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? ज़कात एनुशर ऑर्डिनेंस के तहत वो पे नहीं हुआ। तो ज़कात एनुशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात किसको पे होता है? गवर्नमेंट को। बात समझ आ गई? जब एट सोर्स ज़कात कट के गवर्नमेंट के पास चला जाए ना, ये है वो ज़कात जिसमें दुनिया में सवाब मिलेगा। कैसे सवाब मिलेगा? आपका टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम से रिडक्शन बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, हर ज़कात पे हर ज़कात को माइनस करने की इजाजत होती, तो लोग नमाजें नहीं पढ़ते, ज़कात सारे देते, ज़कात सारे देते। अमीर कबीर तो इतना ज़कात देते हैं ना, करोड़ों में ज़कात देते, और जब उनसे पूछा जाता कि भाई ज़कात का प्रूफ तो बताओ, तो वो क्या कहते? वो कहते भाई हमें तो हुक्म है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे को ना पता चले, आप कह रहे हो प्रूफ दो, हम ज़कात दे के भूल चुके हैं, क्योंकि ज़कात दिए भाई उसकी इज्जत नफ्स का मामला है। मैं कैसे तुम्हें उसका नाम बताऊं? नहीं बता सकता, सॉरी, मैं कैसे बताऊं उसका नाम? तुम चाहे आते तो उसकी मैं वैसे कराऊं, सॉरी, मैंने मगर ज़कात दिया है, मुझे 2 डिडक्टेबल अलाउंस। अगर ऐसे डिडक्टेबल अलाउंस दिए जाते ना भाई, तो फिर आपके मुल्क में इनकम टैक्स कलेक्ट होता -10। क्या कलेक्ट होगा? बात समझ आई बच्चों? मुझे बताएं डिडक्टेबल अलाउंस में इस स्टेज में 3 चीजें जो रिड्यूस हुई वो कौन सी थी? ज़कात, ज़कात अंडर ज़कात एनुशर ऑर्डिनेंस, दूसरा वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये दोनों फंड्स हैं वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए। इसमें फैक्ट्री ओनर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट करनी पड़ती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज 2%, 4% उनको देना पड़ता है, मगर उसकी इनकम टैक्स में माइनस करना पड़ता है। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? अब आप इसकी सबकी डिटेल बाद में पढ़ोगे ना यार, आज ही पढ़ा दूंगा तो कल हम क्या पढ़ेंगे? म्यूजिक, कथक, डांस, क्या मतलब कल के लिए भी तो कुछ छोड़ू ना यार, मतलब इतना कुछ कराना यार सारा एक दिन में, तो कल तुम बोलोगे सर आप साइड पे हो जाएं आप ठीक है, आप कंपनी लॉ पढ़ाएं, ठीक है, कंपनी लॉ पढ़ा दूंगा। चलो मेरे बच्चों आगे, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस हो चुका है, अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा मेरे बच्चों आपको बोनस, क्योंकि आप पहुंच चुके हो टैक्सेबल इनकम तक। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब हुआ कि जब हम नेट टोटल इनकम से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और इस पे रेट लगाएंगे कौन सा? वही टेबल 1 टेबल 2। क्या आप स्टेप सीख चुके हो? रिपीट करते हैं। सबसे पहले बताएं, सबसे पहले हेड नोट्स में क्या क्या लिखेंगे? नेम, पर्पस, ईयर। हेड्स ऑफ इनकम कितने? 5। कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हर हेड में कंप्यूटेशन का मेथड, अमाउंट चार्जेबल से, डिडक्शंस अलाउड माइनस, सिवाय किसके? सैलरी के। क्या इनकम अंडर द हेड नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। कौन से हेड्स में? सब में, सिवाय सैलरी के। क्यों? क्योंकि उसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है। नेगेटिव होने की सूरत में नाम क्या बनेगा उसका? लॉसेस। इनकम अंडर द हेड की बजाय उसको लॉसेस कहेंगे। क्लियर? जब इनकम अंडर द हेड आ गया तो अगला स्टेप क्या है? सम ऑफ ऑल हेड्स। फिर क्या करना है? एग्जैम्प्ट इनकम ऐड करेंगे। वो ऐड कर दी तो क्या बना? टोटल इनकम। फिर क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो ऐड क्यों किया? शो करने के, डिस्क्लोजर के लिए। माइनस हो गया, अब क्या मिला? नेट टोटल इनकम, नेट ऑफ एग्जेम्पशन, नेट ऑफ एग्जेम्पशन। अब क्या करेंगे? 3 अमाउंट्स माइनस करेंगे। कौन से? ज़कात, WWF, WPPF। और ये माइनस करेंगे किस नाम से? डिडक्टेबल अलाउंसेस से। अब क्या मिला? इस पे क्या करेंगे? सीख लिया टैक्स। ये है टैक्स बच्चों। अब इसकी एक एक डिटेल में जाएंगे। ICAP का पेपर की तैयारी हो गई। हाँ बेटा, अब लॉ में बताई जाएगी ना,
इसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी एग्रीकल्चरल इनकम, मेडिकल अलाउंस। ये हमारी मर्जी नहीं होती कि मैं समझ रहा हूं कि मेरी सैलरी एग्जाम्प्ट है, कानून में लिखा होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है, लॉ ने कहा है इनकम है तो टैक्सेबल है, इनकम है तो टैक्स, सिवाय वो जिसको मैं बताऊं। तो उसने बताए हुए हैं, इसने कंफर्म्ड जनरती बताए हुए हैं, कंफर्म्ड जनरती हैं, इसके कंफर्म्ड जनरती वो एग्जाम्प्ट है, तो उसकी लिस्ट पढ़ेंगे ना यार हम। सही है बच्चों? ऑनलाइन बेटा सारे ऑन बोर्ड हो गए हैं, क्लियर हो गए हो? अब आपने कल की जो बुनियाद थी उस पर पूरी बिल्डिंग आ गई। आए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस। चले भाई प्रैक्टिस की तरफ आए। अगला सवाल, अब आप कुछ जी बेटा। बिल्कुल होता रहता है बेटा, कभी इनकम एग्जेम्प्ट है, कभी टैक्सेबल है, चेंजेस होती रहती हैं। जैसे पिछले अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाया था कि पेंशन एग्जेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में पढ़ा रहा हूँ टैक्सेबल है, क्योंकि अमेंडमेंट हुई जून के महीने में, लॉ में अमेंडमेंट होती है। अमेंडमेंट हर जून के महीने में फाइनेंस एक्ट के जरिए अमेंडमेंट होती हैं, जो कि हमारे इस मार्च अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल होती हैं। जून की अमेंडमेंट सितंबर अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो जो कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी अब एप्लीकेबल बन चुकी हैं। तो पुरानी बुक्स, पुराने लेक्चर्स टेक्स के कभी भी यूज़ ना किया करें, और इस अटेम्प्ट में तो कभी भी कोई यूज़ ना करे, क्योंकि इसमें दो किस्म की चेंजेस हैं, एक ICAP ने चेंजेस किए सिलेबस में, और एक अमेंडमेंट की वजह से चेंजेस हो चुकी हैं। चलें बेटा, ये सवाल आपके सामने आ चुका है, इसको अटेम्प्ट करें। करो भाई इसको, सवाल को सॉल्व करो भाई। और आपको जिसने सवाल पूछना होगा मैं गाइड करूंगा, मगर मैं पढ़ा चुका हूं, अब आपको फॉर्मेट भी दिखा चुका हूं। फॉर्मेट से करो, अब फॉर्मेट से करो बेटा, अब फॉर्मेट से करें इसको, जैसे मैंने अभी फॉर्मेट बनाया उसमें फॉर्मेट से करें। Ahmed, a senior software engineer in Lahore, earns from his job, rents out a commercial plaza, and runs a small साइड बिजनेस। बेटा इसको मैं अभी समझाऊंगा। ऐसा डोनेशन वाली बात इग्नोर कर लो, इस सवाल में बेटा डोनेशन की बात इग्नोर कर लो, क्योंकि इस सवाल के जरिए मैं अभी आखिरी बात ये सिखाऊंगा, आज आखिरी बात ये सिखाऊंगा डोनेशन वाली। आप इसको इग्नोर करके इस अटेम्प्ट को करो, फिर मैं जब इसको सवाल को सॉल्व करूंगा तो डोनेशन पे मैं बताऊंगा क्या होता है। आप एक आखिरी स्टेप सीखोगे डोनेशन वाला बाद में, वो लास्ट पॉइंट है आज का बेटा। थोड़ी प्रैक्टिस करा लूं, फिर मैं वापस आऊंगा, उसी पे क्लास एंड करूंगा। अली बेटा सवाल था कोई मेरा बेटा? एम अली, अगर एग्रीकल्चर इनकम को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो टैक्स क्यों लगाती है? सेविंग्स अकाउंट का भी बता दें। अली मेरा बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम फेडरल गवर्नमेंट के पास एग्जेम्प्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास टैक्सेबल है, और उसको सपोर्ट भी करते हैं। मगर मसला मेरा बेटा ये है अली कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम को हम टैक्स नहीं करेंगे तो लोग इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा के 4 इंच की ज़मीन लेके कहते हैं मैंने एग्रीकल्चर से कमाया, सारी इनकम वहाँ से आई। मिसयूज़ होता है बेटा, और भी रीज़न्स हैं इसके। सेविंग्स अकाउंट में मिलता है मेरे बेटा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को टैक्स करने के लिए अभी डिटेल आएगी आपके पास, क्योंकि आपका सारा कोर्स यही चीज़ें सीखने का है। ज़कात डिडक्टेड पेड फ्रॉम बैंक डायरेक्टली सेविंग्स। देखिए ज़कात इल्हम अगर बैंक डिडक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ही डिडक्टेबल अलाउंस बनेगा। इन अदर वर्ड्स ये एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, और वो ये काम ज़्यादातर बैंक्स करते हैं। बाकी तफसील अभी आने वाली है आगे। इस वक्त तो आप बहुत मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो, हर एक टॉपिक की डिटेल्ड तफसील आएगी। आपका कोर्स ही यही चीज़ें हैं जो आज आपने सुनी। 5 हेड्स आपका कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। लॉसेस आपके हेड का, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये सारे टॉपिक्स जो आज आपने सुने यही तो आपका कोर्स है मेरा बेटा। 70% कोर्स यही तो है इन चीज़ों का। तो इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो तफसील आ जाएगी। इल्हाम या इल्हम बेटा, अगर इल्हाम तो 1, इल्हम तो 2। बोलो बेटा 1 और 2? 1, ठीक है। इल्हाम। नखिल बेटा सर ये टैक्स क्रेडिट यही है? हाँ बेटा ये क्रेडिट अभी आएगा, क्रेडिट मैंने नहीं पढ़ाया। आखिरी पॉइंट नखिल क्रेडिट की बातें होंगी, लास्ट पॉइंट टैक्स क्रेडिट है।
आप इसमें जो एम्प्लॉयर हैज़ डिडक्टेड टैक्स, आपके पास रेट्स हैं। अच्छा एक काम कर लें बेटा, टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल इनकम तक आके रुक जाओ। सवाल टैक्सेबल इनकम कर लो तो बस रुक जाओ, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सवाल करवाऊंगा और फिर जो अगले सवाल होंगे वो आप जब करोगे तो आपको मुकम्मल, मुझे इसमें कुछ सिखाना भी है। अभी ये मुकम्मल सवाल आप नहीं कर सकते, इसमें एक स्टेप सिखाना है। तो आपने टैक्सेबल इनकम तक जब कर लो तो रुक जाओ, आगे नहीं जाओ। इन अदर वर्ड्स मैं चाहता हूं कि आप ये डोनेशन, ये और ये एम्प्लॉयर डिडक्टेड टैक्स, ये ना करो, ये दो ना करो, बस टैक्सेबल इनकम तक आके रुक जाओ। अगर ज़कात प्राइवेट दी है, एविडेंस भी हो, तब भी ये माइनस नहीं होगा। ऐसन ज़कात सिर्फ उसी वक्त डिडक्टेबल अलाउंस बनेगी जब अंडर ज़कात इन उश्र ऑर्डिनेंस हो, और वो सिर्फ उसी वक्त होगी ज़कात इन उश्र ऑर्डिनेंस के तहत जब वो एट सोर्स डिडक्ट होके गवर्नमेंट को मिले। सेविंग्स अकाउंट वाली बात इल्हाम जो आप कर रहे हैं, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है कि ज़कात भी बैंक ने डिडक्ट किया और सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट भी दिया, तो उस सूरत में क्या करेंगे बेटा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक टॉपिक है कि अगर बैंक इंटरेस्ट भी पे करे और बैंक ज़कात भी डिडक्ट करे तो उस ज़कात को हम माइनस कर सकते हैं उस इंटरेस्ट से। ये एक सेपरेट टॉपिक है जो आगे एडवांस लेवल पे कवर किया जाएगा। आज के लिए इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। इल्हाम नेट इनकम, शाबाश भाई, पहला नतीजा आ चुका है। गैर सरकारी और गैर हतमी फैसले के तहत अब्दुल रहमान जीत गया है। हाँ भाई, कितना? एहसन, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। टैक्सेबल इनकम बताएं, अभी बाकी ना जाएं आप। इसमें सवाल लायबिलिटी पे है, मगर मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ मिलके कैलकुलेट करूँगा। कुछ एक स्टेप और भी सिखाना है आपको, ताकि मुकम्मल आज के बाद पड़ोसियों तक आपकी बात चली गई है। कल तक बात घर में थी, आज आप पड़ोसियों के पास भी जा सकते हो और दरवाजे खटखटा के बोल सकते हो कि आपको टैक्स आता है। क्या बेटा? हाँ, तो माइनस थोड़ी होगा सैलरी का टैक्स। शाबाश बेटा, इल्हाम शाबाश। चलो बच्चों आओ मिलके अब करते हैं ताकि हम आगे के स्टेप्स भी कर लें, ठीक है? जी जी बेटा, शाबाश, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, हमने अभी, मैं आपके साथ एक्सेल में कर रहा हूँ, ओके है ना? एक्सेल में इशू तो नहीं है भाई? बोलो तो मैं उस वन नोट पे हाथ से लिखूँ जिससे आपको इजी लगे। एक्सेल ओके भाई? एक्सेल में इशू तो नहीं होता? क्योंकि वो ना कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो उसी तरीके से लिखते हैं जैसे आप लिखोगे भाई। हाँ शाबाश, गुड है बेटा। तो मैं एक्सेल में इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मुझे न्यूमेरिकल ज़रा थोड़ा इजी लगता है करना, और अगर आप कहोगे तो बेटा मैं उसको आपके साथ मिलके और वन नोट पे भी लिखूँगा, टेंशन नहीं है। ओके बेटा, पहला पॉइंट, सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल में टैक्स पेयर कौन है? मिस्टर अहमद। और क्या रिक्वायरमेंट है नीचे? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2026। ओके बेटा, तो हम मिस्टर अहमद और क्या है मेरा बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर जो भी सवाल में होगा टैक्स ईयर गिवन होता है 2026। अब बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? हेड ऑफ इनकम लूंगा। कोई फर्स्ट हेड ऑफ इनकम सैलरी है। स्टेप क्या है भाई इसमें? अमाउंट चार्जेबल। तो अमाउंट चार्जेबल डिडक्शन अलाउड की हेडिंग नहीं डालते कि अमाउंट चार्जेबल ये लेस डिडक्शन अलाउड, नहीं, हेडिंग के बगैर लिखते। तो अमाउंट चार्जेबल जो भी है लिख लो, ये वाला यूज हम टर्म नहीं करते अमाउंट चार्जेबल। यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन लिखिए? सैलरी कितनी? 4 मिलियन। ऐसे ही हम भी लिखेंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन हो, लिस्ट होगी तो लिस्ट दे देंगे। तो इसमें मैं यूँ लिख देता हूँ, सैलरी के हेड में सैलरी इनकम है, इसकी इनकम है ना सैलरी से, कितनी आई? 4 मिलियन।
ऑनलाइन बेटा क्लियर है आपको? ओके, फिर क्या करूं? कोई गिवन है ही नहीं, एक्सपेंस माइनस होगा इसका? नहीं होगा, तो ये क्या बन चुका है? इनकम अंडर द हेड, सेम अमाउंट इनकम अंडर द हेड बन चुका है। अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा एक ना कॉलम आगे छोड़ रहा हूँ ताकि इनकम अंडर द हेड एक सारे एक साथ आ जाएं, सेम कॉलम में आ जाएं। इंडेंट कर रहा हूँ, अगले में ले जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता, सेम रो में रखो। आप ये देख रहे हो, इसमें ही इनकम और एक्सपेंस आएंगे, मगर एक्सपेंस माइनस होगा तो नेट इनकम आगे लेके जा रहा हूँ। क्यों? ताकि सारे एक साथ आ जाएं, ऐड करने में आसानी हो। ऐसा भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें इसमें टेंशन आ रही है, इसके नीचे लिख दो, की फर्क पैदा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। सेकेंड हेड क्या है सवाल में? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, यस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा, इसका अमाउंट चार्जेबल है, यस। मगर क्या लिखा है उसमें? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट चार्जेबल। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? जो भी है वो लिखेंगे। रेंट लिखा होता लिखते, हम ना अमाउंट चार्जेबल नहीं लिखते, ये वर्ड यूज ही नहीं करते। अमाउंट चार्जेबल, डिडक्शन अलाउड, उसमें एक्चुअल। मुझे एक बात है, मैं आपको बोलता हूं केक बनाने का तरीका यह है। अब आपको मैं क्यों तरीका सिखा रहा हूं? ताकि वो तरीका रट के मुझे बताओ या केक बना के खिलाओ? यार तो बना के खिलाना यार, केक बनाने का तरीका ये तो करके दिखाना। आपने रट्टा लगा के मुझे बता, सर केक में पहले ओ यार पागल तू बना तो नहीं नहीं सर आपने कहा था रट्टा। ओ भाई, इसलिए नहीं बता रहा कि ऐसा लिखो, ऐसा करो। अमाउंट चार्जेबल माइनस डिडक्शन लिखो, नहीं करो। ओके, क्लियर ना इसमें बात? चलो तो आओ भाई, इनकम कौन सी है? प्रॉपर्टी इनकम। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी थी? 15 लाख। और क्या एक्सपेंसेस में इनकर हुए? हाँ सर, 150, 15 लाख रुपए से ये 15 लाख। और डिस्क्रिप्शन क्या थी एक्सपेंसेस की? जो भी थी वो कर लो, मगर एक बात जरूर लिखना कि आप लेस कर रहे हो, लेस करना, ये लिखेंगे। हैं? हाँ, इसमें क्या लिखा था? बिल्डिंग प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस फॉर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, जो भी है। ठीक है, कितना माइनस हुआ मेरे बच्चों? 150। तो अब मुझे बताओ क्या करूं? यहां ये उठाया, माइनस किया, ये क्या कहलाएगा बताओ? ये अमाउंट क्या कहलाएगा? ये वही कहलाएगा जो ऊपर था, इनकम अंडर द हेड। हो चुका है भाई? कंप्यूटेशन समझ आ रही है? तीसरा हेड भी है, शाबाश। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट हेड है भाई। आओ मेरे बच्चों, बताओ इसमें क्या था सवाल में गिवन? सर जी इसमें भी इनकम गिवन है और 8 लाख की बिजनेस कॉस्ट गिवन है। तो इनकम कितनी गिवन है इसमें? 3 मिलियन। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 3 मिलियन। और लेस क्या करूंगा? इसके डिडक्शंस। डिडक्शन किस डिस्क्रिप्शन के साथ है? बिजनेस कॉस्ट। जो भी सवाल में होगा हम उसी डिस्क्रिप्शन से यूज करेंगे। कितना माइनस करोगे? 8 लाख का था। आप अपनी तरफ से वो हेडिंग के नाम रट्टे लगा के नहीं, जो सवाल में होगा उसी डिस्क्रिप्शन से होगा। 8 लाख रुपए माइनस कर लिए, बल्कि चूंकि पीछे मैंने लेस लिखा हुआ है तो मैं इसमें पॉजिटिव फिगर लिख के एक्चुअल लेस कर देता हूँ। ये उठाया, ये इससे माइनस किया। अब बताओ यहाँ क्या लिखूँ? ये क्या मिला? अगले स्टेप खुद बताओ मेरे बच्चों। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नेट करके इनकम नहीं लिखना इंपॉर्टेंट है। नकील सारे स्टेप फॉलो करना है, इस पे नंबर होते हैं हर स्टेप पे। अब क्या स्टेप आया भाई? ना ना नहीं है ना, कैपिटल गेन है ही नहीं तो छोड़ दो, अदर सोर्स है नहीं, छोड़ दो, बस हो गया। अब क्या लिखो? हाँ, सम ऑफ ऑल हेड्स। ऑल का मतलब जो सवाल के ऑल है, 5 नहीं, सम ऑफ ऑल हेड्स। भाई सम ऑफ ऑल हेड्स में क्या करोगे? अब क्या ऐड करोगे बताओ?
सर वो जो इनकम अंडर द हेड है ना, ऐड कर लेंगे बस। किसको ये बात समझ आ गई? फॉर्मेट भी समझ आ रहा है ना? ये देखिए आप में सम ऑफ ऑल हेड्स हो चुका है, सम ऑफ ऑल हेड्स तक पहुंच चुके हो। क्या करूं अब? ऐड करूंगा। क्या ऐड करूं? शाबाश मेरे बच्चों, करो ऐड। ऐड एग्जेम्प्ट इनकम, मगर लिखो नहीं, करो। केक का फार्मूला रिपीट नहीं करो, केक खिलाओ भाई। तो सवाल में देखो क्या लिखा है सर, हाँ ये देख रहे हो, एग्रीकल्चरल इनकम, वैसे ही लिखेंगे, एड एग्रीकल्चरल इनकम ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट कितनी, 12 लाख। लिखो भाई एड, जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट है, कितनी ऐड करूं, 12 लाख गिवन है। यस, क्या मिला हमें ऐड करने के बाद? बोलो सर ये मिला टोटल इनकम, टोटल इनकम। और टोटल इनकम हमारी मिल चुकी है क्या? कभी कभी एग्जामिनर ये भी कहता है कंप्यूट टोटल टैक्सेबल एंड टैक्स लायबिलिटी। अब क्या करूं, अब क्या करूं, लेस, वही डिस्क्रिप्शन होगी। ओके बेटा, और वो कितनी थी एग्रीकल्चर इनकम? 12 लाख हो गई, माइनस क्या मिलेगा, नेट टोटल इनकम। और वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, सम ऑफ ऑल हेड्स के बराबर होगी, सेम बराबर हो जाएगी। और हमने सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए स्टेप फॉलो किया। अब क्या करूं, अब लेस करूंगा क्या, डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं वो, 3। कौन से, ज़कात, WWF, WPPF है ना। तो सवाल में गिवन होगा, सवाल में क्या गिवन है, इसमें गिवन है ज़कात गिवन है। क्या चेक करोगे ज़कात को, बताओ वेदर वो ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस के लिए क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। ये चेक करने के लिए देखना पड़ेगा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ने क्या रिक्वायरमेंट रखी है। उसने रखी है एट सोर्स काट के गवर्नमेंट को मिले। अगर एग्जामिनर यहां देता है धोखा, एग्जामिनर भी धोखा देता है, क्या लिखता है, ज़कात वाज गिवन थ्रू बैंकिंग चैनल, ज़कात वाज गिवन थ्रू बैंकिंग चैनल। तो ज़कात चाहे बैंकिंग चैनल के जरिए हो या वीडियो चैनल के जरिए हो, हाय गाइस ये देखो मैं ज़कात दे रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं, डिडक्टिव अलाउंस नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब एट सोर्स कट जाए और गवर्नमेंट को मिले, तो नहीं मिलेगा डिडक्टिव अलाउंस। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया बेटा, क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ज़कात इस सवाल में बनेगा, क्यों, ये लिखा है अंडर ज़कात, सीधा सीधी स्टेटमेंट है। और अगर इससे नहीं लिखा हो, लिखा बैंक ने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दिया, तब भी तो रिक्वायरमेंट मीट हो गई। ज़कात वाज डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी इंडिकेशन है कि रिक्वायरमेंट मीट हो गई, एट सोर्स कट गया है तो गवर्नमेंट को ही मिला होगा। वेरियस रीजन इसके होते हैं। सही है बच्चों, ऑनलाइन क्लियर, आर वी क्लियर? ओके, अब मैं स्टेप आपसे चाहता हूं, लिखो लेस क्या, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। कितना ज़कात था, कितना ज़कात था सर जी? ज़कात था 50,000, दिस इज 50,000। ओके, 50,000 हो गया मेरे बच्चों, लिखो भाई ज़कात का 50,000। नो, केक का तरीका क्या है, फार्मूला रटना या केक बनाना? बनाना, उसमें डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होता है, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई दे भी देगा तो वो ऐसा नहीं है टाइम ज़ाया कर रहा है बस अपना। आप ये लिखोगे लेस डिडक्टेबल अलाउंस, ठीक है शाबाश, गुड जॉब, मगर बना भी तो, लिखो भी तो सही ना, फिर अगली एक और लाइन ऐड करोगे। तो इसीलिए हेडिंग्स ये समझाने के लिए, एक्चुअल वो काम करके दिखाओ। सही है बच्चों, ऑनलाइन ठीक है बेटा? अब क्या मिला, शाबाश, टैक्सेबल इनकम। बेटा ये आप रियल लाइफ टैक्स कैलकुलेशन सीख चुके हो आज, दिस रियल लाइफ कंप्लीट सवाल, तीसरी क्लास है आपकी। ये माइनस ये
सही है भाई, आपकी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट हो गई, आपकी रिक्वायरमेंट सवाल की एक पूरी हो गई, हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी नई चीज़ सीखते हैं। अब आपको ज़रा थोड़ा, आपको पिछली लर्निंग रेट वाली भी समझनी पड़ेगी, एक और बात सीखेंगे आप। अच्छा बच्चों, अब तवज्जो करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी, और वो स्टेप ये है कि सवाल में दो चीज़ें और गिवन है। और वो क्या चीज़ें सवाल में गिवन है, अगर आप देखें तो सवाल में एक गिवन ये है कि डोनेशन भी गिवन है और ये भी गिवन है, एडवांस टैक्स, डोनेशन एंड एडवांस टैक्स सवाल में गिवन है, डोनेशन और एडवांस टैक्स। डोनेशन इसने दिया है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए का, और इसने एट सोर्स एम्प्लॉयर ने भी इसका सैलरी से टैक्स कट गया। आप जब अब्बा की सैलरी उठाओगे ना, सैलरी स्लिप, तो उसमें लिखा होगा टोटल अब्बा 5 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, मगर मिलते उसको कितने, 5 लाख नहीं मिलते, मिलते उसको 4.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए एट सोर्स कट जाता है, टैक्स में कट जाते हैं पैसे, एट सोर्स एम्प्लॉयर टैक्स काट देता है। अब वो ये इतना अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है, अमाउंट कितना होगा वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मगर इसको कहते हैं एडवांस टैक्स। क्या कहते हैं इसको? विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। विदहोल्ड करने का मतलब है रोक लेना। एम्प्लॉयर के पास आप गए, उसने आपको दी आइसक्रीम, कहा 1 सेकेंड रुको पहले मैं चेक करूँगा, उसने इसका मतलब विदहोल्डिंग कर ली, रोक लिया ना, तो आपको सैलरी में से पूरी सैलरी नहीं मिलती, वो टैक्स काट लेता है। इसको कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स की डिडक्शन एट सोर्स। इसके लिए मैं 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, 3 टर्म्स यूज़ किए हैं। पहले मैंने कहा एडवांस टैक्स, विच इज़ करेक्ट, ये एडवांस में हम दे रहे हैं। आपको पता है हर महीने टैक्स क्यों देते हैं हम? हर महीने टैक्स इसलिए देते हैं कि साल के एंड में हमें बचता ही कुछ नहीं है, टैक्स कहाँ से देंगे अगर हमें हर महीने नहीं लिया। इसको पे एज यू अर्न, थोड़ा थोड़ा करके कमाते जाओ, थोड़ा थोड़ा टैक्स देते जाओ, एडवांस है। अभी हमें नहीं पता आप पे आखिर में कितना टैक्स बनेगा, थोड़ा तो दे दो, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके टैक्स लेते हैं, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि एक साथ दे ही नहीं पाएगा। एक आसान मिसाल देता हूँ, एक बंदे की इनकम थी 50,000 साल की, 6 लाख, 10% टैक्स होता तो 60,000। आखिरी महीने की सैलरी कितनी है? 50,000। कहाँ से दोगे, कहाँ से दोगे? सैलरी 50,000 है, टैक्स आ गया 60,000 रुपये, तो पिछली कोई सेविंग होगी उसकी? नहीं। तो हुकूमत भी बड़ी चालाक है। एम्प्लॉयर को क्या कहा, इसको सारी सैलरी नहीं देना, मेरा टैक्स निकालो बाकी इसको दो। हर महीने वो काट के हर महीने 5-5 हज़ार रुपये निकाल के 60,000 रुपये टैक्स ले जाते हैं हमसे। इसको क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स। क्यों एडवांस में हम दे रहे हैं। इसको विदहोल्डिंग टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयर विदहोल्ड कर रहा है, रोक रहा है। विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स किसी टैक्स का नाम नहीं है, टैक्स के पेमेंट का मेथड है, जिसमें एट सोर्स एम्प्लॉयर टैक्स काट के और गवर्नमेंट को पे करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, बैंक भी ये काम करते हैं इंटरेस्ट में से। सिर्फ बैंक नहीं, कंपनी भी ये काम करती हैं डिविडेंड से। सिर्फ कंपनी नहीं, बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जिसमें एट सोर्स टैक्स कट के गवर्नमेंट को मिल रहा होता है। एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स या डिडक्शन एट सोर्स, ये सिनोनिमस इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। आगे चल के तफसील दूंगा तो थोड़े से इसके भी फ़र्क समझाऊंगा। तो अब हमारा सर मसला क्या है? सवाल में 2 एंट्रियां हैं, एक डोनेशन वाली और एक एडवांस टैक्स वाली। इसका क्या करेंगे? अब इस पे है हमारा लास्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट की आखिरी चीज़, और वो ये है कि सर जब हम आखिरी चीज़ पे आए, टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी, करते हैं ना? कैसे करते हैं? हम इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, रेट लगाते हैं, टेबल डिसाइड करते हैं, उस टेबल के हिसाब से टैक्स निकालते हैं। अब जब हमने टैक्स में मिसाल दे रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए कि अगर इस पे 10% टैक्स होता, ये टैक्स बन गया, तो इसी टैक्स को जब हमने कैलकुलेशन कर ली तो ये कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हमारी आ चुकी है। अब लॉ कहता है इस टैक्स लायबिलिटी से भी एक रिडक्शन मिलेगी आपको। ऐसा नहीं, तवज्जो बेटा, हर जगह होता है बेटा। ऐसा ने पूछा है क्या बिजनेसमैन के रिटर्न में भी विदहोल्डिंग होता है? जी बेटा, उसके लिए अलग विदहोल्डिंग होती है, इसलिए मैंने कहा ना विदहोल्डिंग बहुत जगह है। अब टैक्स लायबिलिटी से भी रिडक्शन करवा रहा है, कहता है आप टैक्स लायबिलिटी से भी रिडक्शन कर सकते हो। किससे? टैक्स से। जितना बना नहीं दो, थोड़ा कम दो। क्यों? क्योंकि आप नेक इंसान हो, आपने नेकी की है, नेकी का बदला नेकी, एहसान का बदला एहसान। तुमने भी नेकी की, ये ले मैं भी तेरे साथ नेकी कर रहा हूं। क्या नेकी की तुमने? डोनेशन दिया।
तो जो लोग डोनेशन देंगे, जो लोग, उनका इनकम टैक्स कम होगा है। अच्छा, और क्या क्या करेंगे इनकम टैक्स कम होगा? इस टॉपिक को कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स, यानी कुछ रिडक्शंस होंगी टैक्स लायबिलिटी से, और उन रिडक्शंस को कहा जाता है सर टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स माइनस करते हैं हम कहां से? टैक्स लायबिलिटी से। जब आपने क्रेडिट माइनस कर लिए, जो भी क्रेडिट्स हैं अभी बताता हूं कौन कौन से हैं, माइनस कर लिए, तो आखिरी अमाउंट होता है टैक्स पेएबल, और ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब आपने समझना ये है सर कि ये टैक्स क्रेडिट्स हैं कौन कौन से? टैक्स क्रेडिट्स आपके सवाल में दो गिवन हैं, एक डोनेशन, एक एडवांस टैक्स। क्योंकि एडवांस में पे कर रहा हूं तो माइनस तो करो ना भाई, पहले पेमेंट हो चुकी है, दोबारा क्यों पेमेंट करूंगा? आपने जो मेरा टैक्स बनाया, ये तो सारी इनकम पे बनाया, मेरा टैक्स पे भी तो हो चुका है ना हर महीने, वो भी तो माइनस करूं। अब ये सारी चीजें आपका कोर्स है जो आज एक दिन में तुम सीख रहे हो, ये सारा कोर्स यही है भाई। उठाओ आईकेप की बुक, देखो सारे टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। आज आपके कोर्स का आज मैंने 60% सामने रख दिया है, इसी की तो तफसील पढ़ेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना। टैक्स क्रेडिट्स इस वक्त सिर्फ नाम बता रहा हूं, तफसील अभी आएगी। पहला क्रेडिट कहलाता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या कहलाता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये जिसके बाद बाहर की इनकम होगी उसको ये क्रेडिट मिलता है। डिटेल बाद में, सब्र करना जरा। दूसरा, कुछ एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहता है, एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहता है, करो ये काम, टैक्स कम करूंगा, उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। क्योंकि इसमें काफी सारे हैं इसलिए हम उसको ग्रुप बोलते हैं, ये मैंने नाम इजाद किया है, सारे लोग इस नाम को अब फॉलो करते हैं, ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। तीसरा, विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, ये ऐसे माइनस होता है, एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स। ये इसी ऑर्डर में माइनस करेंगे। किस ऑर्डर में सर जी? पहले कौन सा क्रेडिट माइनस होगा, फिर कौन सा माइनस होगा, फिर ये माइनस होगा। अगर पहला सवाल में गिवन नहीं है तो कौन सा माइनस करोगे, फिर कौन सा माइनस करोगे? इसी ऑर्डर से माइनस करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर ये ना मिल सके, क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट कम था और क्रेडिट ज़्यादा थे, तो लैप्स हो जाता है, ये लैप्स हो जाता है, मगर आखिरी रिफंड होता है। फ़ायदा है ना आखिर में माइनस करूं कि रिफंड हो। इसको माइनस कर दूंगा शुरू में, पता है क्या होगा? ये देखें, अगर मेरे पास टैक्स लायबिलिटी थी 100 की, उससे पहला क्रेडिट माइनस किया गया था 40 का, दूसरा माइनस किया गया था 50 का, आखिरी था 30 का, तो क्या होगा? पहली स्टेज में 100 से माइनस हो चुका है कितना? 40, इतना बचा। सेकंड स्टेज में 60 से माइनस हुआ है कितना? 50, ये बचा। तीसरी स्टेज में इससे क्या माइनस हुआ है? ये नेगेटिव, ये रिफंड हो जाएगा, ये रिफंडेबल है, इसलिए इसको आखिर में माइनस करवा रहे हैं ताकि रिफंड हो, टैक्स पेयर का फायदा हो। मगर ये चीज़ें, ये हमारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं यार इस कोर्स के। आप सिर्फ इतना सुन लो कि टैक्स क्रेडिट 3 है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये बाहर की इनकम होगी तब होता है। ग्रुप, जिसमें डोनेशन भी शामिल है, और एडवांस टैक्स। क्या ये याद रह जाएगा? बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आए ज़रा सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है? ज़कात, ये डोनेशन टू चैरिटी। भाई 1 लाख रुपए इसने डोनेशन पे किया, इस पे मिलेगा क्रेडिट। एम्प्लॉयर ने टैक्स कितना काट लिया? 340, इस पे भी मिलेगा क्रेडिट। माइनस होगा, लेस होगा। मगर ये कब लेस कर पाओगे? जब टैक्स लायबिलिटी तुम्हें पता हो। तो आप सवाल के अब कंप्लीशन पे आए। टैक्स पेएबल इस सवाल की निकालें, इस पे टैक्स पेएबल निकालें। बताएं मुझे कौन सा टेबल लगाऊं? भाई इसका 75% निकाल लें पहले, फिर पता चलेगा। आए जी 75%, 0.75 माइनस किया, ये आपका आ गया 75। सैलरी से कितना आया? इससे ज़्यादा, इससे कम? सैलरी 4 मिलियन है,
और 75% 5 मिलियन से ऊपर है। इसका मतलब नॉन सैलरीड रेट लगेंगे, नॉन टेबल 1। आए टेबल 1 को देखते हैं सर, ताकि हमें रेट पता चले तो हमें टैक्स का पता चल जाएगा। अच्छा जी, आओ मेरा बच्चों, तवज्जो रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब आपका ये वाला, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हो बार बार, और ये जो मैं आपसे सवाल करवा रहा हूँ आईकेप लेवल का सवाल चल रहा है जो अभी आप कर रहे हो। आईकेप भी तो पूछता है, तीसरी क्लास में आके मैं आपको उस लेवल पे ले आऊँ बेटा। टेबल 1 पे आओ, और इनकम कितनी थी? 75 है। करो भाई, क्या किस किस रो में चाहूँ? 75 का मतलब है 6 रो, क्योंकि 5.6 से ऊपर है। और रेट क्या लगेगा? रेट से पहले सर फिक्स अमाउंट तो लें, ये फिक्स टैक्स याद है? तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आएंगे, पहले लिखेंगे क्या? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स। भाई फिक्स अमाउंट कितना है? फिक्स अमाउंट कितना है भाई? 75 लाख रुपए का टैक्स निकालने का तरीका क्या है? कहता है 1610 का फिक्स टैक्स ले लो। सर जी 1610 ले लें, आ जाए जी 1610, फिक्स अमाउंट है 1610, आ गया, सही है। अब बताएं टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। एक्सीडिंग अमाउंट पे याद है भाई? रुके ज़रा, मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊं यहाँ पे, ठीक है। एक्सीडिंग अमाउंट कितना, कैसे पता चलेगा एक्सीडिंग? सर सबसे पहले तो उठाएं जितना आपका अमाउंट है, इतना पूरा उठा लो, उठा लिया। अब देखो उसमें एक्सीडिंग किसका हो? सर एक्सीडिंग हो 5.6 का, तो माइनस करो भाई 5.6, 5600,000 माइनस कर लो, तो आपको एक्सीडिंग मिल गया। इस पे क्या रेट लगाऊं? इस पे जब आगे देखोगे तो कहता है एक्सीडिंग अमाउंट पे 45% लगाओ। लगाएं जी इस पे 45% लगाया, तो हमें एक्सीडिंग का 45% बना कितना? ये दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो आपका बन चुका है टैक्स लायबिलिटी ये प्लस ये आपकी आ चुकी है टैक्स लायबिलिटी। ये हमने कल भी सीखा था ना बेटा, ये ऐसे ही रेट अप्लाई करते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब आपसे मेरा सवाल क्या है मेरे बच्चों, बताओ सोच समझ के, क्रेडिट कौन से माइनस करूंगा? अभी पढ़ाया है 3, कौन से? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सवाल में ही नहीं। कौन सा? ग्रुप का एक क्रेडिट है इसमें, कौन सा क्रेडिट है? डोनेशन। फिर उसके बाद क्या है? एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। हो गया आईकेप लेवल का सवाल आज। मगर एक बात सिखाने के लिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा, आपका बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपको पेपर की तैयारी करवा रहा हूं। आप एक बात तवज्जो सुनना कि आपके पहली क्लास से लेके मैंने टारगेट क्या रखा हुआ है, पेपर की तैयारी करा भाई इससे, ठीक है। क्या करूं बेटा? क्रेडिट माइनस करूं, आए लायबिलिटी से माइनस करें, लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, उसके बाद लेस क्या? विथहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स कौन सी? डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने उसकी डिडक्ट की है। ये फिगर तो बेटा सीधी गिवन होती है, इस पर कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती, आपको कहीं से उसको ड्रॉ नहीं करना, ये गिवन होगी, सीधी उठाओ माइनस कर दो। यहाँ पे कौन सी फिगर है? सवाल में ही गिवन होगी, सवाल के अंदर ये फिगर गिवन होती है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? क्वेश्चन 10, शाबाश। ये क्वेश्चन 10 था। इसमें देखें सवाल में क्या गिवन है? विथहोल्डिंग, यस गिवन है। कितना टैक्स गिवन है जो एम्प्लॉयर ने काटा था? 340,000। ये गिवन होती है फिगर हमेशा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। टैक्स क्रेडिट में आखिरी क्रेडिट यानी एडवांस टैक्स सवाल में गिवन होता है, तो वो वहां से उठाओ, ये आपने यहां से माइनस कर लिया। मगर आपको डोनेशन एक फार्मूले से या ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट फार्मूले से, इसका फार्मूला होता है, आप छोड़ें ग्रुप को, आप बस डोनेशन सीख लें। डोनेशन पे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। क्या मिलेगा बेटा?
इसका एक फार्मूला है, जो तफसील तो आगे आएगी ना, वही बात है, सारा आज पढ़ाऊंगा तो कल क्या करूंगा, ये कल क्या करूंगा भाई, कल के लिए भी तो रखो, इतना सारा कोर्स है भाई, पढ़ाई करनी है हमने। आज सिर्फ आप क्या सीख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तफसील आएगी एक एक चीज की भाई, 20-20 सवाल करेंगे हम इस चीज पे, हर एक चीज पे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मगर आज के लिए मैं डोनेशन पे आपको सिखाता हूं, और ये आप अब्बा को बोल सकते हो, अब्बा डोनेशन दे तो मैं आपका टैक्स कम करवाऊं। अब्बा बोलेगा कैसे, मुझे जो पैसे देते हो ना उसको बोलो डोनेशन टू सन, नहीं डोनेशन टू नीडी पर्सन। ऑनलाइन बेटा डोनेशन पे क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट। ओके, अब आप तवज्जो सुनना, तवज्जो सुनना, एहसान का बदला 10 रुपए का किसी ने एहसान किया है, तुम क्या करोगे, उसको 10 रुपए का एहसान करना, बराबरी, कम नहीं। तो इनकम टैक्स लॉ भी यही कहता है जी, मैं इनकम टैक्स लॉ कहता है, मैं नहीं बोल रहा, इनकम टैक्स लॉ कहता है तुमने मेरे पे एहसान किया कि मुझे टैक्स दिया, मैं भी तुम पे एहसान करता हूं कि मैं तुम्हें टैक्स कम करूंगा। तुमने जिस रेट से मुझे टैक्स दिया उस रेट से मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगा। है क्या मतलब, जिस रेट से तुमने, रेट कौन सा लिया था टैक्स देने के लिए, 30%, मैं तुझे 30% क्रेडिट दूंगा, 45% क्रेडिट दूंगा, 80% रेटिंग नहीं होता। अब बात समझना, डोनेशन कितना था बेटा, अमाउंट कितना था डोनेशन का, नहीं बेटा डोनेशन का सवाल में 1 लाख था डोनेशन का अमाउंट, ये देखिए 1 लाख था, मगर 1 लाख माइनस नहीं होगा, जैसे उठा के आपने टैक्स माइनस किया, नहीं, डोनेशन के अमाउंट पे क्रेडिट वर्कआउट करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, किस रेट से, जिस रेट से टैक्स दिया था तुमने उतना ले लो, डोनेशन जितना दोगे उस पर टैक्स रेट लगाओ और करो माइनस क्रेडिट। सर अगर मैंने 5 करोड़ रुपए डोनेशन दिया होता तो 5 करोड़ पे तुम्हें मिलेगा क्रेडिट, हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ रेट लगाएंगे ना, रेट तो लगाएंगे ना, टैक्स रेट है ना। देखो अब तुम बात ये है कि एहसान का बदला एहसान, जितना जिस रेट से टैक्स दिया, किस रेट से टैक्स दिया, आपका क्रेडिट का भी। भाई अगर आपका टैक्स रेट 15% था तो क्रेडिट रेट भी 15% है, डोनेशन पे 15% लगाओ क्रेडिट मिल जाएगा। आपका टैक्स रेट 20% था, आपके डोनेशन पे 20% क्रेडिट है। आपने डोनेशन दिया था 40% पे, 40% का तुम क्रेडिट ले लो, डोनेशन पे वो रेट लगाओ जिस रेट से तुमने टैक्स दिया। है ना गैरतमंद, है ना इनकम टैक्स लॉ गैरतमंद, देख रहे हो, कहता है जिस रेट से टैक्स दोगे उस रेट से क्रेडिट दूंगा, बराबरी। कल तुम मेरे काम आए थे, आज मैं तेरे काम आता हूं। सर मगर टैक्स रेट कहां है, सर इसी सवाल के ऊपर ही तो गिवन है। रुकना जरा, मेरी बात सुनना, ये था अमाउंट डोनेशन का, ओके। अब यहां मैं क्या लिखने जा रहा हूं, गौर से देखना, यहां मैं ला रहा हूं सर ये फिगर है, कौन सी फिगर है सर, टैक्स की, टैक्स की। सर यहां मैं लाने जा रहा हूं ये फिगर, ये सर कौन सी इनकम है, टैक्सेबल इनकम। गौर से सुनना, ये है टैक्सेबल इनकम, ये है टैक्स, और ये है अमाउंट किसका, डोनेशन का है। अब जरा फार्मूला देखना भाई का, चमत्कार, ये उठाया मैंने डोनेशन, मल्टीप्लाई किया टैक्स से और डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, तो रेट निकल आया ना भाई, डोनेशन का क्रेडिट बन गया। ये है आपका डोनेशन। अगर गौर से सुनो, मैं टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करूं, क्या मिलेगा, टैक्स रेट। करके दिखाऊं, ये देखो बेटा, यहां ये फिगर आ गई, चलो नहीं आई, अब लाता हूं, ये टैक्स, ये टैक्सेबल इनकम है। अब मैं रेट निकालना चाहता हूं, ये मैंने उठाया टैक्स, डिवाइड किया मैंने टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई किया 100 से, 32% रेट है, 32.86। अब समझ गौर से देखना, ये देखो मैं इस पे लगा रहा हूँ 32 पॉइंट, ये रेट लगाने जा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.3286 से, वही रेट लगा रहा हूँ ना,
सेम जवाब आएगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये है टैक्सेबल इनकम, वो लगाएंगे उसी पे, मगर मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देखो मल्टीप्लाई किया मैंने टैक्सेबल इनकम से 3286, सेम जवाब। कौन सा सेम जवाब सर? टैक्स वही निकालेगा ना। ये देखिए टैक्स का सेम जवाब है ना, यही टैक्स आया, ये टैक्स आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करूंगा तो रेट निकल आएगा, टैक्स रेट आएगा, टैक्स रेट आएगा बेटा, ये रेट है। कैसे पता चला ये रेट है? मैं आपके सामने साबित कर रहा हूं। कैसे? जब मैं इनकम पे ये रेट लगा रहा हूं तो जवाब ये आ रहा है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल। क्या बच्चों यह बात समझ आ गई आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं टैक्सेबल इनकम उठाऊं और उस पर कोई रेट लगाऊं तो टैक्स लायबिलिटी आएगी, ये आएगी ना। मगर मैं टैक्स लायबिलिटी को इनकम से डिवाइड करूं, क्या जवाब आएगा? रेट। सिंपल मैथ है ना बेटा। इनकम पे रेट लगा, मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये जवाब आया। मगर इससे डिवाइड करूं तो ये जवाब आ जाएगा ना। टैक्स, इसका मतलब अगर मेरी बात याद रखो, अब ये लिख लो फार्मूला, कि अगर टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? टैक्स रेट, टैक्स रेट मिल जाएगा। ऐसा है? ऐसा है? तो कहता है डोनेशन पे क्रेडिट लेने का फार्मूला ये है कि डोनेशन के अमाउंट को मल्टीप्लाई करो टैक्स से, डिवाइड करो टैक्सेबल इनकम से। इन अदर वर्ड्स वो क्या कर रहा है? टैक्स रेट निकाल रहा है और उस रेट को 1 लाख पे अप्लाई कर रहा है। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो लेस करेंगे एज क्रेडिट। इसका मतलब है सर हमें जो 1 लाख रुपए का हमने टैक्स दिया, डोनेशन दिया, उस पे 32,866 का क्रेडिट मिला, 1 लाख का नहीं मिला। तो अगर मैं फार्मूला लिखवाऊं आप सब बच्चों को, डोनेशन पे, अब्बा डोनेशन देंगे ना, अब्बा से बात निकल चुकी थी, पड़ोसियों तक आ चुकी थी, तो उसका क्रेडिट भी तो कैलकुलेट करना आए, तो बताएं फार्मूला क्या है? A/B into C, where A is tax liability, B is taxable income, C is amount of donation. सही है बच्चों? ये है आपका फार्मूला, A/B into C. A/B is tax rate, C is donation. लिख लिया टैक्स वालों? अब बताएं जरा, आपका अगर ये यहां से वापस स्टार्ट करता हूं, टैक्सेबल इनकम थी, सबसे पहले क्या किया आपने? सर टैक्स लायबिलिटी निकाली। कैसे? हमने सर फिक्स अमाउंट लिया आखिरी स्लैब का, एक्सीडिंग अमाउंट पे 45% लिया, ये टैक्स बन गया, करेक्ट, ये टैक्स बन गया, ये बन गई टैक्स लायबिलिटी। क्या माइनस करना है अब? क्रेडिट्स। पहले माइनस करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो सवाल में नहीं है। कौन सा माइनस किया? फिर ग्रुप, उसमें से डोनेशन गिवन था। कैसे वर्कआउट किया? हमने डोनेशन के अमाउंट पे टैक्स रेट लगाया। टैक्स रेट कैसे पता चला? टैक्स को, टैक्स उसी साल के टैक्स को डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम से, तो टैक्स रेट मिला। उससे जब हमने वर्कआउट किया तो टैक्स क्रेडिट मिल गया। और उसके बाद जो एडवांस टैक्स होता है वो तो गिवन होता है, दोनों माइनस कर लो, मिल चुका है क्या? क्या मिल चुका है बेटा? टैक्स पेएबल। खत्म हो गई बात। ये है आपका आखिरी अमाउंट, टैक्स माइनस फर्स्ट डोनेशन वाला क्रेडिट माइनस दूसरा, ये उसको पे करना पड़ेगा बैंक में। दिस इज हाउ अ रियल वर्ल्ड ICAP क्वेश्चन लुक्स लाइक। ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल बनता है 20-20 नंबर का। ऐसे ही आपके सवाल तीसरी क्लास में आके मैंने आपको ICAP लेवल पे बोला था लेके आऊंगा, आप आ चुके हो। क्लियर? डोनेशन का फार्मूला क्या है?
टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करके डोनेशन पे उस रेट से लगाएंगे तो हमें क्रेडिट मिलेगा डोनेशन वाला। एडवांस टैक्स जो एम्प्लॉयर काटता है उसका फार्मूला क्या है? नो फार्मूला, नो फार्मूला, वो गिवन होता है, हम लेस करते हैं। अब आप में से जो बच्चा अगली बात सुनेगा वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि बात समझ आएगी तो फिर जन्नत है ना, खुशी है ना। वो ये है कि अगर आप अगले 2 मिनट में मेरी ये बातें समझ पा रहे हो तो देन आप टैक्स सीख चुके हो। अब अगली क्लास में जब हम जाएंगे अब की बात, तो हम एक एक ब्रिक तोड़ तोड़ के डिटेल में घुस जाएंगे। अब एक एक की डिटेल घुसेंगे और होगा यही। आपको बताएं, आपका सारा कोर्स मैंने सामने रख दिया न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपके सामने। सबसे पहले मैं आपके सामने चीज़ें रिपीट करता हूं, उन चीज़ों को थोड़ी ऑनलाइन तवज्जो से सुनिएगा और मुझे कंफर्म करते जाएं कि आपको ये बातें समझ आई हैं। जहाँ कन्फ्यूजन हो मैं रुक जाऊंगा। सबसे पहली बात, इल्हाम एक सेकंड बेटा, मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा, ठीक है। और जूम जो है ये आपके साथ शीट भी शेयर कर दूंगा, ये शीट पे भी शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं ले। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं सुने, हेड नोट्स में मैं बातें करता जाऊंगा, तुम सिर्फ कंफर्म करो कि आपको पता है इन चीज़ों का। हेड नोट्स में 3 चीज़ें आती हैं, नेम, पर्पस और टैक्स ईयर। निखिल लव यू टू दादा, वो कहते हैं लव यू मुर्शिद। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट मेरे बच्चों, 5 हेड्स हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हर हेड में अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड माइनस होगा, इनकम अंडर द हेड होगी, सिवाय सैलरी के, उसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं है। हर हेड की इनकम अंडर द हेड लेंगे और सम ऑफ ऑल हेड्स कर देंगे। ऑनलाइन कंफर्म करते जाओ भाई, कंफर्म करते जाओ। इनकम अंडर द हेड लेंगे और सम ऑफ ऑल हेड्स कर देंगे, हो गया। सम ऑफ ऑल हेड्स में एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करेंगे, टोटल इनकम बन जाएगी। उस टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करेंगे, नेट टोटल इनकम हो जाएगी। फिर अब डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, ज़कात, WWF, WPPF। मगर ज़कात कौन सा? ज़कात इन उशर ऑर्डिनेंस वाला। तो क्या होगा? तीनों माइनस होंगे, क्या मिलेगा? टैक्सेबल इनकम। लगाएंगे इस पे रेट, मगर पहले देखेंगे सैलरीड के नॉन सैलरीड, 75% निकालेंगे उस इनकम का, सैलरी से कंपेयर करेंगे। सैलरी अगर उससे ज़्यादा नहीं है, टेबल 1 नॉन सैलरीड रेट लगाए, अगर टेबल उसमें सैलरी उससे ज़्यादा है, सैलरीड टेबल 2 लगाया। टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाने की प्रैक्टिस सफिशिएंट मैं कल करा चुका हूँ। पहले फिक्स अमाउंट उठाएंगे, फिर एक्सीडिंग अमाउंट पे रेट लगाएंगे, टैक्स आ जाएगा। अभी भी मैंने आपके सामने किया वो फार्मूला, आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उससे माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट। जो 3 है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये बाहर की इनकम होगी तो होगा, इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ग्रुप जिसमें डोनेशन है और एडवांस टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स। डोनेशन का फार्मूला ये है, डोनेशन का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ये टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टैक्स रेट निकल रहा है, तो रेट टैक्स का और क्रेडिट का एक ही है। जिस रेट से टैक्स दिया उसी रेट से क्रेडिट मिला। डोनेशन देने पे क्रेडिट मिल रहा है, टैक्स कम हो रहा है। पहले डोनेशन वाला क्रेडिट माइनस किया, फिर एडवांस टैक्स माइनस किया, आखिर में एडवांस टैक्स माइनस करते हैं, क्योंकि अगर वो माइनस करेंगे और वो नहीं माइनस हो सका तो रिफंड होगा, ये फ़ायदा है। और जब ये माइनस हो गए क्रेडिट्स तो टैक्स पेएबल आया। बातें समझ आई आपको? पक्की बात है, कंफर्म कर लो बच्चों, समझ आ गया? बेटा मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लेवल है जो ICAP लेवल है बेटा। और इनकम टैक्स को शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे बड़ी अक्लमंदी ली है, क्योंकि आपका 60% कोर्स ये है। और जिस लेवल पे एग्जामिन हो रहा है ना, हमने उस लेवल पे जाके डे 1 से पढ़ना शुरू किया है, कोई हम हल्की बात भी नहीं कर रहे। अब आपको काम दे रहा हूँ मेरे बच्चों, सर शीट हो जाए सॉल्यूशन, ये बेटा आपको मिलेगा। अली थैंक यू, ज़्यादा खुश रहो बेटा। चस आ गई, हाँ चस आ गए, मुझे भी चस आ गई, अब शरबत पी रहा हूँ, चाय मेरी गई। अच्छा बच्चों अब तवज्जो करो,
अब अगला सवाल देखते हैं, सिर्फ गाइड करता हूँ फिर छुट्टी दूंगा। अगला सवाल मैं खुद नहीं करूंगा, आप करोगे ना, भाई ने तो फर्ज पूरा किया। आए जरा अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को एक दफा देख, ऊपर ऊपर से देखते हैं। सेम लग रहा है, सेम लग रहा है भाई, कर लोगे, सेम रिक्वायरमेंट है, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी सेम है, ज़कात भी है, एग्रीकल्चर ये है ना, सेम है भाई, डोनेशन भी है। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है बच्चों। आपने क्वेश्चन 11 करना है तो अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। मगर 11 पे, हाँ बेटा, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा, रुको 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 मेरा बच्चों, ये एक्सपेंस है, ये प्रोविंस का टैक्स है, ये हमारा टैक्स नहीं है, प्रोविंस को उसने टैक्स पे किया, ये माइनस होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेंस है, माइनस करना, ये सीखोगे आप जब टॉपिक पढ़ोगे ना डिटेल में। उसमें लिखा है, एक्सपेंस में लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो प्रॉपर्टी टैक्स है जो प्रोविंशियल एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट लेता है। ये हमारा टैक्स नहीं है भाई, प्रॉपर्टी इनकम का इनकम टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स नहीं है, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, एक्सपेंस है, माइनस होगा। शाबाश बेटा, थैंक यू। उसके बाद बेटा आया ये वाला सवाल, देखो, वाह यार वाह, ये भी तो सेम है भाई, तो प्रैक्टिस है ना, कोई नई चीज तो नहीं दिख रही, कर लोगे ना। आ जाए भाई, 2-3 सवाल बेटा ये आपके सिमिलर मैंने बनाए ताकि भाई देखो ये भी सेम है। ये इसलिए बनाए हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप ये देखो, देख रहे हो बच्चों, तो आप आगे के सारे सवाल में कोई नई चीज नहीं देखोगे, सारे वही चीजें हैं जो मैंने आपको आज बड़ी तफसील से एक लेक्चर के थ्रू समझाई। अब आप अगर ये अगले 4 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, तो यकीन करें कि अब आप ये जब पढ़ोगे ना, इसका मतलब है मैंने आपकी साउंड फाउंडेशन बना दी है। नेक्स्ट क्लास में जब आप मुझे कहोगे कि सर हमने प्रैक्टिस कर ली और किसी को कंफ्यूजन होगा वो मैं समझाऊंगा, नहीं होगा कंफ्यूजन तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। लेवल 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी। लेवल 1 में तो मैंने ये लेवल्स बनाए हैं ताकि मैं अब आपको अब ले जाऊंगा, वापस दिखाऊंगा चार्जिंग सेक्शन। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, आओ इसको कंप्लीट करते हैं, 1 बाय 1 ऐसे पढ़ाऊंगा। आखिरी 4, 12, 13, 14, 15। हाँ हाँ ग्रुप में दिए बेटा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, आपको अगर नहीं मिली तो दोबारा ले लो बेटा, कोई मसला नहीं। मैं जनरल ग्रुपों में भी ये हमारा वो डॉक्यूमेंट है जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 15 सवाल हैं, ये आपके साथ शेयर हो जाएगा। जिस बच्चे के पास नहीं है प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट को ये मैंने शेयर करा देता हूँ, मैं दोबारा ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। आपके पास नहीं है मुझे मैसेज करो, मैं डायरेक्ट भेज दूँगा। आपको मिस मारूख से ले सकते हो, बल्कि आप मेरे नंबर पे ही मैसेज कर दो ताकि आपके पास टाइम ना लगे। मैं आपको ये नंबर आप सबके पास है, फिर भी एहतियातन लिख रहा हूँ। ये मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ये मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, सही है। और मैंने कुछ बेटा लास्ट वो स्लाइड्स भी शेयर कर दी थी। अब हम पता है क्या करेंगे, हम इसी तरह पढ़ा करेंगे, एक कॉन्सेप्ट स्लाइड से बनाएंगे, मास्टर शीट्स आपके पास, ये आपके पास गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। आप देखोगे ना एक शीट में आईकेप के पूरे चैप्टर्स आ जाएंगे और फिर ऐसे 12-12, 15-15 सवाल की प्रैक्टिस हुआ करेगी, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस हुआ करेगी। इंशाल्लाह आपका ये कोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। सेट है बच्चों। ज़कात वाला पॉइंट क्वेश्चन 13 ऑर्डिनेंस मेंशन नहीं है, गुड सवाल। अगर उसमें सिर्फ ज़कात लिखा है, ज़कात नुशूर ऑर्डिनेंस नहीं लिखा, डिडक्टेड एट सोर्स भी नहीं लिखा, गवर्नमेंट को मिला ये भी नहीं लिखा, बैंक ने काटा ये भी नहीं लिखा, तो फिर आप उस पर डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं करोगे। सिर्फ ज़कात लिखने से माइनस नहीं करेंगे, उसका ज़कात नुशूर ऑर्डिनेंस के तहत होना ज़रूरी है। ये मास्टर शीट किधर से मिलेगी बेटा? मास्टर शीट जो हमारी है ना, ये मैंने आप आईकेप की बुक आ गई है, आईकेप ने बुक अब कर दी है पब्लिक, तो मैं उसको
एक दफ़ा पेज टू पेज गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि मास्टर शीट में एक पॉइंट भी ऐसा ना हो जो ना हो बुक का। आईकेप अपनी बुक को चेक करता है, याद रखना उसके हर पॉइंट को मैंने इसमें शामिल करना है। तो मैं अभी इसको फाइनल कर रहा हूँ, मेरी शीट्स फाइनल थी, मगर मैंने कहा बुक तो आए, देखूँ तो सही वो क्या चीज़ें कर रहे हैं। सिलेबस तो पहले ही उन्होंने दे दिया था ना, तो मैंने उसके हिसाब से बुक अपडेट कर दी, मगर अब बुक अभी दी है तो 1-2 दिन के अंदर मैं उसको अपडेट करके आपके साथ शीट शेयर करूँगा। मैं आपको ये शीट पता है कैसे शेयर करूँगा भाई? टेक्नोलॉजी भूल गए? इसके साथ ऐसे कोड आएंगे ना, आपके साथ सिस्टम पे डालोगे, मैं आपको वहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। इस दफ़ा इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन आप देखोगे बेटा सीए की लर्निंग में, रेवोल्यूशन देखोगे। टेक्स्ट की हद तक तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है इस दफ़ा कि आपके लिए इंशाल्लाह आप ये शिकायत आप नहीं करोगे कि यार सर ने मुझे जवाब नहीं दिया या सर ने मुझे देर लगा दी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर ली है टेक्नोलॉजी में, इतने पैसे लगा दिए कि अब को आसानी होगी। अब आप जब चाहोगे सवाल पूछोगे और उसी वक्त मेरा जवाब भी आ जाएगा। एक एक पास्ट पेपर की ट्रांजैक्शन के मैंने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड किए, उधर नंबर डालोगे उधर जवाब मिल जाएगा। और ये अवेलेबल हम कब करेंगे मेरा बच्चा? जब हम ये क्लासेस डेमो एंड कर देंगे, डेमो एंड कर दें। देखें, एक मैं आपको, जो कि मैं बिज़नेस भी पढ़ाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, कंपनी लॉ भी पढ़ाता हूँ, इंट्रोडक्शन बिज़नेस पढ़ाता हूँ, तो बिज़नेस का पढ़ाने के अलावा खुद भी फ़ायदा लेता हूँ। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो रेवोल्यूशनरी है, तो मैं चाहता हूँ इसका सबसे पहले फ़ायदा मुझे मिले, उसके बाद मेरे इदारे को मिले, बाकियों को ना मिले। और भाई मैंने पैसे लगाए, मैंने इसको डिज़ाइन किया, तो मैं ऐसे नहीं आउट करूँगा कि सबके हाँ अच्छा हम भी बना लेते हैं। और भाई जितने मैंने पापड़ बेले उतने आप भी तो बेलो ना, उतने पैसे आप भी तो लगाओ ना। तो मैं इसको ऐसे आपको दूंगा, आपका काम इंशाल्लाह 1000% हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स का। बाकियों को आई एम सॉरी, मैं उसको ऐसे कोई उठा के अपना नहीं दूंगा। हाँ, बच्चों के साथ है, मैं इदारों की बात कर रहा था, बच्चों का साथ हम देंगे, चाहे वो मेरे पास रजिस्टर्ड होंगे ना हो, बच्चों को मैं साथ दूंगा। कैसे दूंगा वो बात की बात है, जो मेरे पास रजिस्टर्ड बच्चा है उसके तो हक है, उसका तो हक है भाई, उसको तो पहले मिलेगा। मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा था। चलो बच्चों, ये आपकी जो शीट्स है ना, इसमें हर चीज़ कवर्ड है, इसमें थ्योरी भी कवर्ड है, इसमें प्रैक्टिस भी कवर्ड है, सारी चीज़ें कवर्ड हैं बेटा। आपको अब 3 लेक्चर्स के अंदर अंदाज़ा हो गया होगा कि टैक्स कैसे जाएगा। सेविंग्स पे अगर डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ऑर्डिनेंस मेंशन वाला मैंने जवाब बेटा इल्हाम दे दिया कि अगर ये नहीं मेंशन आपका ज़कात नशूर ऑर्डिनेंस सिर्फ ज़कात लिखा है तो उसमें हम अलाउंस नहीं देंगे। मास्टर शीट थ्योरी भी कवर्ड है, 100% थ्योरी कवर्ड है बेटा, उसके अंदर कोई एक चीज़, इसीलिए तो मैंने कहा ना मैं आईकेप की बुक के सारे पॉइंट्स इसमें कंपेयर करके और उसको उसके बाद दूंगा। ज़कात बैंक डिडक्ट करेगा तब उसका मिलेगा, क्योंकि बैंक डिडक्ट ही ज़कात नशूर ऑर्डिनेंस के तहत करता है, तो मिलेगा, क्योंकि उसका काम ही ये ज़कात नशूर ऑर्डिनेंस के तहत है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गए भैया ऑनलाइन वालों? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा। अब काम कीजिएगा, घर जाके ये होमवर्क करो, 4 सवाल करके मुझे फौरी से बताओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ बेटा।